चलिए सभी लोगों को नमस्ते और हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। आप सभी लोग लाइव आ जाइए। मेरी आवाज़ जा रही होगी? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करेंगे। मेरी आवाज़ जा रही है? चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग 157 नंबर सेट का डिस्कशन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण स्मॉल जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पूछा गया है मेरे भाई, आपसे पूछा गया है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, और आपको बताना है, बताइए उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण गुरुत्वीय त्वरण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन आज का है। गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण पर हम लोग स्मॉल जी को जी से दिखाते हैं, और इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो घूर्णन गति के लिए जी का फॉर्मूला होगा वो आपको पता होना चाहिए। हम सभी लोग जानते हैं कि घूर्णन गति जब करता है, घूर्णन गति के लिए जो फॉर्मूला अगर देखेंगे जी का, तो घूर्णन गति के लिए फॉर्मूला होता है जी डैश का फॉर्मूला। ये जी डैश हमारा कितना होगा, ये जी डैश हमारा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, याद रख लीजिएगा। घूर्णन गति अगर कोई वस्तु घूर्णन गति अगर कर रहा है तो उसके लिए जी का जो वेरिएशन हमारा होगा इस तरीके से हमारा होगा। जी डैश हमारा कितना होगा, तो कहेंगे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा होगा। इसे मान लेते कोई पृथ्वी की बात कर रहा है, ये मान लेते हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का अपना ये एक्सिस है, एक्सिस के अबाउट ये घूर्णन गति कर रहा है और उसको कहते हैं कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, जो ओमेगा है। आर क्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या, और अल्फा हमारा क्या, तो अलग अलग एंगल पर हमारा घूमते घूमते पहुंचेगा, उसकी बात करते हैं। तो आपसे क्या कह रहा है यहां पर, बताइए कि घूर्णन गति के कारण हमारा इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका ये पूछा गया। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिएगा, यहां पर जनरली पोल और इक्वेटर की बात कर रहा है। हम लोग कहां पर पहुंचते हैं, एट पोल पर पहुंचते हैं पहले। अगर हम पोल पर पहुंचेंगे तो आपको ध्यान रखना, इसको ऐसे समझिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, तुम्हारी पृथ्वी है, और आपको एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, किसमें ये हमारा इक्वेटर का लाइन है, इसको हम इक्वेटर कह दिए, और यहां पर ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग पोल कह दिए, इसको हम इक्वेटर कह दिए हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ध्यान सुनिएगा। और इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा यहां पर क्या है, तो कहेंगे पोल है। अब ये वाला लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, समझना गौर से, ये वाला लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पृथ्वी का, ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, याद रखना, इसको इक्वेटर का लाइन कहते हैं, ये हमारा यहां पर पोल है। अगर कोई वस्तु घूमते घूमते यहां पर पहुंच गया तो इसका मतलब यहां से अगर देखेंगे तो ये एंगल हमारा कितना, तो अल्फा बनाता है, और वो घूर्णन गति करते 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 हमारा इक्वेटर से पोल पर, पोल से इक्वेटर पर पहुंचता है। और इससे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि इक्वेटर पर जो जी का मान होता है वो हमारा कैसा होता है, तो याद रखना कि ये मिनिमम मान होता है। जब पोल की अगर बात करेंगे तो यहां पर जी का मान कैसा होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम मान होता है। अब क्या है कि कोई वस्तु अगर घूमते घूमते इक्वेटर से पोल पे जाएगा या पोल से इक्वेटर पर जाएगा तो उसके हिसाब से अल्फा चेंज करेगा। हमने क्या कंडीशन रखा कि पोल पर अगर हमारा वस्तु जाता है तो बताओ, ये घूमते 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 अगर पोल पे जाएगा तो इसका मतलब ये अल्फा का, ये अगर घूम करके यहां पहुंच जाएगा, इस जगह पर पहुंच जाएगा ये वस्तु, तो अल्फा का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कहोगे कि सर ऐसी परिस्थिति में अगर पोल पे जाएंगे तो अल्फा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, और इस फॉर्मूला में तब उसको पुट करिए तो जी डैश बराबर कितना होगा, तो जी डैश बराबर कितना होगा, तो कहेंगे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और फिर यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पर 90 डिग्री पुट करिए। कॉस 90 का तो मान 0 हो जाता है, ये टर्म 0 हो जाएगा, इसका मतलब जी डैश का जो वैल्यू होगा वो जी के बराबर होगा। अब यहां पर आपको समझना है मेरे भाई कि जी डैश का मान जी के बराबर हो गया। अगर हम पोल पर पहुंच गए, अगर हम पोल पर पहुंच गए तो उसकी स्पीड, ये पोल पर पहुंच गए तो थीटा का मान 90 डिग्री, तो कॉस 90 0 हो जाएगा। तो आप ओमेगा को कितना भी बढ़ा दीजिए या ओमेगा को कितना भी घटा दीजिए, यानी घूर्णन गति को कितना भी बढ़ा दीजिए, घूर्णन गति कितना भी घटा दीजिए, अगर पोल पर पहुंच गए थीटा का मान 90 डिग्री तो ये टर्म 0, इसका मतलब पूरे को 0 कर, यहां से यहां तक को 0 कर देगा। तो आप ओमेगा बढ़ा दीजिए कि ओमेगा घटा दीजिए, घूर्णन गति बहुत कर दीजिए कि बहुत कम कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, जी डैश का मान जी के बराबर ही आएगा। तो मेरे भाई जी डैश का मान जी के बराबर आया, तो जी मान हमारा कौन सा मान है, तो यही मैक्सिमम मान है, ये यहां पर मैक्सिमम मान है। अगर हम इसी को एट इक्वेटर पर अगर देखते हैं, अगर हम भूमध्य रेखा पर देखते हैं तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है ये अल्फा की अगर बात करते तो ये यहां आ जाएगा, तो फिर ये वाला जो वस्तु हमारा जो घूर्णन गति कर रहा तो वो कहीं ना कहीं यहां जाएगा, और अल्फा का मान 0 डिग्री हो जाएगा इस केस के लिए। तो यहां पर अल्फा का मान कितना डिग्री हो जाएगा, तो सीधा कहेंगे सर यहां अल्फा मान 0 डिग्री हो जाएगा। फिर वही फॉर्मूला घूर्णन गति वाला लगा दीजिए, जे डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर
और ये आपका कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये टर्म 1 हो जाएगा। फाइनली जी डैश का फॉर्मूला हमारा क्या तो कहेंगे जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा, चूंकि इसका मान हमारा 1 हो गया। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती, ये 1 हमारा रह गया। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि घूर्णन गति के कारण, इसलिए ओमेगा के कारण, मेरे भाई अगर ओमेगा को बढ़ा देंगे तो नेगेटिव चीज बढ़ेगा, नेगेटिव चीज बढ़ेगा तो टोटल जी का मान घट जाएगा। तो आप यहां पर दो रिलेशन देखे और दोनों रिलेशंस के ऊपर हम लोग चर्चा किए कि घूर्णन गति के लिए हमारा ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो पोल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पोल पर पहले भी जी होता है, पहले भी जी था जो कि मैक्सिमम मान दे रहा था, और अभी भी हमारा घूर्णन अगर गति कर रहा है, पोल पर घूर्णन गति कर रहा है, और घूर्णन गति अगर कर रहा ओमेगा है, तो मेरे भाई अभी भी जी का मान वही है जो कि मैक्सिमम मान होगा, तो पोल पर मैक्सिमम मान ही रहेगा। लेकिन इक्वेटर पर क्या होगा, तो घूर्णन गति अगर इक्वेटर पे कर रहा है तो जी डैश का मान हमारा घट जाएगा, यानी ओमेगा का मान बढ़ेगा तो जी डैश का मान घट जाएगा। तो आप कहेंगे सर पोल पर तो मैक्सिमम मान होगा, लेकिन इक्वेटर पर क्या होगा, तो कहेंगे मान घट जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कौन सा आंसर करेंगे, कह रहा है कि दोनों ध्रुव पर जी का मान अधिकतम हो। जाहिर सी बात है मेरे भाई, चाहे ऊपर वाला पोल कहिए, नॉर्थ पोल कहिए कि साउथ पोल कहिए, पोल तो पोल ही होता है, दोनों पर जी का मान मैक्सिमम ही होगा। ये मान तो मेरे भाई हमारे मुझे लग रहा है कि ये मान पूरी तरीके से हमारा सही है, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान जी के बराबर, जी डैश का मान जी के बराबर, जो कि मैक्सिमम मान होगा, तो वो उतना ही होगा, चाहे कितना भी ओमेगा से घूम ले, फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर दोनों ध्रुव पर जी का मान अगर हमारा मैक्सिमम हो गया तो मेरे भाई अधिकतम का तो चर्चा ही नहीं करेंगे, तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अगला कहता है कि जी का मान जो हमारा होगा घूर्णन गति के दौरान भूमध्य रेखा पर क्या होगा, तो अधिकतम कह रहा है। हम कह रहे हैं कि ओमेगा अगर बढ़ गया तो मेरे पास ओमेगा बढ़ गया तो ये माइनस टर्म बढ़ रहा है, माइनस टर्म बढ़ेगा तो टोटल मान घट जाएगा। यहां पर कह रहा है कि अधिकतम होगा, ये गलत है। और ध्रुव पर देखो, ध्रुव पर तो न्यूनतम कभी नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। तो हम कहेंगे ना तो ये आंसर होगा ना तो ये आंसर होगा, आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई पहले क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ए ऑप्शन राइट होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बताइए अगर किसी को परेशानी है, लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को जरूर लाइक करिएगा। कुछ बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर बायोलॉजी की क्लासेस कब से आपकी स्टार्ट हो रही है, तो बायोलॉजी की क्लासेस हमारी जो है फ्राइडे से स्टार्ट हो रही है, और फ्राइडे को आपको क्लासेस देखने को मिलेगा 1 से 2 PM में। जिनको भी लगता है कि ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस, स्पेशल बायोलॉजी का अलग क्लासेस लेकर के करना है, तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइएगा, रामबन बैच सर्च कीजिएगा, आपको दिख जाएगा बायोलॉजी का सेशन, और उसी में आपको बायोलॉजी कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पलायन वेग के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है। मेरे पे पलायन वेग का फॉर्मूला होता है अंडर रूट क्या, तो अंडर रूट 2gm अपन में आर होता है, अंडर रूट 2gm अपन में आर होता है। एम क्या है, तो मास ऑफ अर्थ है, और आर क्या है, तो कहेंगे ये रेडियस ऑफ हमारा अर्थ होता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना। जो पलायन वेग हमारा होता है ये दो ही बात पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करेगा, तो ये कहेंगे पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है। ये किस पर, तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है me, पृथ्वी के द्रव्यमान की बात करते हैं, जिसको हम लोग me से दिखाते हैं, और पृथ्वी के जो त्रिज्या है re, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी की त्रिज्या को हम किससे दिखाते हैं, तो आर से दिखाते हैं। पर निर्भर करता है, इसी पर निर्भर करता है, ये बात आपको ध्यान, इसी पर निर्भर करता है, ये बात आपको ध्यान रखना। पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। दूसरा बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जो हमारा एस्केप वेलोसिटी को पलायन वेग कहते हैं, याद रखना ये किस एंगल से फेंका गया, इसको मेरे भाई इस फॉर्मूला में कहीं पर कौन थीटा का मान दे रखा है कि नहीं दे रखा है। इसका मतलब ये प्रोजेक्शन एंगल पर निर्भर नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। कितने एंगल पर इसको आप फेंक रहे हैं, प्रोजेक्शन एंगल पर निर्भर नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्शन एंगल पर निर्भर नहीं करता, ये बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना। और ना ही मेरे भाई वस्तु, जिस वस्तु को आप फेंक रहे हैं, पलायन करवा रहे हैं, वस्तु के द्रव्यमान पर भी ये निर्भर नहीं करता है। ये वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता, इस बात को आप ध्यान, वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता, इस बात को ध्यान रखना। ये केवल किस पर निर्भर करता है, जिस जगह से फेंका जाएगा उस पर निर्भर करेगा। पृथ्वी से फेंका जाएगा तो पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो पृथ्वी की सतह के लिए इसके वेलोसिटी कितना होता है, तो याद रखना 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और मेरे भाई ये वो वेग है जिस वेग से पृथ्वी की सतह से किसी भी वस्तु को फेंकी जाएगी तो वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके सदा के लिए चली जाएगी, वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसके वेलोसिटी हमारा किस पर निर्भर कर रहा है कि पलायन वेग जो होगा किसी पिंड के, मेरे भाई किसी वस्तु, पिंड का मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु की बात कर रहा है।
यहां पर पिंड का मतलब हो गया कि किसी वस्तु की बात कर रहा है और किसी वस्तु के डैश पर निर्भर नहीं करता है। तो मेरे भाई किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मैंने आपको यहीं पर लिख दिया है। प्रक्षेपण कोण पर भी निर्भर नहीं करता है, प्रक्षेपण दिशा पर भी निर्भर नहीं करता कि आप किस दिशा में फेंक, आप किसी भी दिशा में फेंकिए, अगर इस वेग से फेंकिएगा पृथ्वी की सतह से तो वो सदा के लिए बाहर चला जाएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ करके ग्रेविटी उसको खींच नहीं पाएगी। तो मेरे भाई इसमें से हम कहेंगे ये सारी बातें हो जाएगी, किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो हम कहेंगे तीनों स्टेटमेंट पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा किसी भी सूरत में राइट आंसर हो जाएगा। ये किसी पर निर्भर नहीं करेगा, इन सभी पैरामीटर पर निर्भर नहीं करेगा और आप सीधा आंसर करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रक्षेपण स्थान पर, हाँ स्थान पर निर्भर करेगा, किस जगह से आप उसको फेंके हैं। आगे चलते हैं, रेफ्रिजरेटर की बात होती है मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं, जो रेफ्रिजरेटर की जब कभी भी बात होती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है जो रेफ्रिजरेटर हमारा होता है ये क्या है। तो हम लोग जो घर में फ्रिज यूज करते हैं ना वो सब फ्रिज क्या है, तो रेफ्रिजरेटर ही तो है। घर में आप फ्रिज यूज करते हैं ना, जो घरों में आप इस्तेमाल करते हैं, घरों में इस्तेमाल जो करते हैं जिसको आप फ्रिज कहते हैं वही एक्चुअल में रेफ्रिजरेटर कहलाता है। तो रेफ्रिजरेटर का मेन काम क्या होता है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेफ्रिजरेटर जो हमारा होता है एक प्रकार का ये मशीन है और इसका काम क्या होता है मेरे भाई, तो इसका काम होता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में उष्मा को धकेलना, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में उष्मा को धकेलना और लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना। इसका मेन फंक्शन होता है लोअर टेम्परेचर को क्या करता है, तो लोअर टेम्परेचर को ये क्या करता है मेरे भाई, तो लोअर टेम्परेचर को ये मेंटेन करने का काम करता है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे आप फ्रिज चला देते हैं तो फ्रिज में आप देखते होंगे कि आप कोई भी चीज रख देते हैं तो वो खराब नहीं होता क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रख देता है, लेकिन जैसे ही फ्रिज आपका बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा काम करना, तुरंत वो गर्म हो जाएगा। तो जब तक वो फ्रिज चल रहा है तब तक वो मेंटेन रहेगा, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन कौन सा टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये तो रेफ्रिजरेटर लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना इस रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट्स, ये रेफ्रिजरेंट्स हमारा गैस के रूप में होता है, रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल होता है और यही रेफ्रिजरेंट्स क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है कूलिंग प्रदान करता है, ठंडा प्रदान करता है, कूलिंग प्रदान करता है, यही रेफ्रिजरेंट्स हमारा कूलिंग प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो रेफ्रिजरेंट्स बहुत तरह का हमारा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर का जो शीतलन प्रणाली है, जो कूलिंग कॉइल होता है, इस रेफ्रिजरेटर में कूलिंग कॉइल कहां लगा हुआ रहता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो जो कूलिंग कॉइल हमारा होता है ये कहां लगा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग कॉइल होता है ये हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन पर लगा रहता है। कूलिंग कॉइल कहां होगा, तो याद रखना मेरे भाई, ये हमारा टॉप पोजीशन पर लगा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब टॉप पोजीशन पर क्यों लगा रहता है, क्योंकि कूलिंग कॉइल को अगर टॉप पोजीशन पर रखेंगे तो आसानी से क्या करेगा, तो ये उष्मा का संचरण कर पाएगा, और किस विधि से करेगा, तो याद रखिएगा संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचरण कर पाएगा। तो मेरे भाई आसानी से ये क्या करता, तो कहेंगे यहां पर आसानी से संवहन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, तो कहेंगे संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचरण कर पाएगा, संवहन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचरण कर पाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये संवहन विधि द्वारा उष्मा का यहां पर क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर संचरण कर पाएगा, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए इसको टॉप पर लगाते हैं। शीर्ष पर लगाने का मतलब क्या है, क्यों लगाते हैं, इसका मतलब है आसानी से वो क्या करेगा, उष्मा का संचरण करेगा। तो मेरे भाई आप इसमें से कहेंगे लागत प्रभावी हो जाएगा, नहीं, लागत तो का कोई कंसेप्ट नहीं है, इजीली क्या करेगा, तो वो हमारा कन्वेक्शन कर पाएगा, संवहन से उष्मा का संचरण कर पाएगा। तो संवहन धारा जिसको कन्वेक्शन करंट को स्थापित करने के लिए हमारा इस्तेमाल होगा, और आसानी से क्या करेगा, संवहन विधि द्वारा उष्मा का संचरण कर पाएगा। इसके लिए मेरे भाई मुख्य रूप से हमारा ये स्टेटमेंट हो जाता है। तो इसमें से ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, हम लोग सीधा कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उष्मा गतिकी की बात करते हैं तो उष्मा प्रवैगिकी की बात करता है या उष्मा गतिकी की बात करता है, उसमें शून्यवां नियम की बात करते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम होता है, और आपको मैंने कई बार बताया भी है उष्मा गतिकी का शून्यवां नियम, शायद आपको याद भी होगा। उष्मा गतिकी का जो शून्यवां नियम है, इस नियम से किसके बारे में पता चलता है, तो उष्मा गतिकी के शून्यवां नियम से याद रखिएगा तापमान के संबंध के बारे में पता चलता है, तापमान के संबंध का पता चलता है, तापमान के संबंध का पता चलता है, ये बात आपको किसी भी सूरत में याद रखना है, तापमान के संबंध का पता चलता है। एक लाइन तो ये हो गया, दूसरा लाइन हमारा ये होता है मेरे भाई, दूसरा लाइन हमारा ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर दूसरा लाइन हमारा ये कह सकते हैं कि एक हमारा ये वस्तु है
और इस वस्तु पर कोई दूसरा वस्तु को यहां आप रख दीजिए, ये दूसरा कोई वस्तु है, और एक और वस्तु आप ले लीजिए जिसको आप यहां पर कह दीजिए कि ये कोई तीसरा वस्तु है, लेकिन सभी का तापमान क्या है तो अभी अलग अलग है। अगर हम ये कह दें कि ये हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा कौन सा वस्तु, तो कहेंगे ये हमारा पहला वस्तु है, ये हमारा दूसरा वस्तु, ये हमारा तीसरा वस्तु है, और हम ये कह दें कि ये इसका तापमान ज्यादा, इसका तापमान कम, इस हिसाब से कह देते हैं ताकि इसको एनालिसिस करने में आसान होगा। इसका तापमान मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान मान लेते हैं कि हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, और इसका तापमान हम मान लेते हैं कि यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उष्मागतिकी का शून्यवान नियम कहता है कि मेरे भाई उष्मा का जो संचरण होगा उच्च तापमान से निम्न तापमान में होगा और डायरेक्ट कांटेक्ट में होना चाहिए। तो पहला और दूसरा दोनों वस्तु जो हमारा है, पहला और दूसरा दोनों वस्तु को अगर आप गौर से देखिएगा तो पहला वस्तु और दूसरा वस्तु दोनों क्या है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो जाहिर सी बात है यहां का तापमान ज्यादा, यहां का तापमान कम है, तो उष्मा का संचरण करेगा और इजिली करेगा उष्मा का संचरण, और उष्मा का संचरण हमारा उच्च तापमान से निम्न तापमान पे करेगा। लेकिन ये कब तक करेगा, ये इसको एनर्जी कब तक देता रहेगा, क्योंकि उच्च तापमान से निम्न तापमान में उष्मा का संचरण अपने आप होता रहता है, लेकिन कब तक करेगा, जब तक कि इस वस्तु का तापमान इस वस्तु का तापमान बराबर ना हो जाए, यानी कि दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए, तब तक करता रहेगा। इसी तरीके से मेरे भाई ये वाली वस्तु जो हमारी है, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु दोनों हमारा क्या है तो डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसका तापमान ज्यादा है तो इसका तापमान कम है, ये 25 डिग्री पर तो ये 10 डिग्री पर है, तो यहां भी उष्मा का संचरण होगा और हम कहेंगे उच्च तापमान से निम्न तापमान पर होगा। लेकिन कब तक होगा, जब तक कि दोनों का तापमान आपस में बराबर ना हो जाए, यानी T2 बराबर T3 ना हो जाए। तो मेरे भाई इससे एक संबंध निकल कर क्या आता है, ये पहला और तीसरा वस्तु डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इन दोनों का तापमान बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई हम कह सकते हैं इस रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन से हम कह सकते हैं कि मेरे भाई जब T1 बराबर T2 है और T2 बराबर T3 है, तो हम कह सकते हैं कि T1 बराबर T3 हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं, तो ये कंसेप्ट हम कह सकते हैं। तो यही तापमान का जो संबंध हमको मिला, जो पहला और तीसरा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं भी था, फिर भी उसके तापमान बराबर हो गए, ये तापमान का संबंध उष्मागतिकी के शून्यवान नियम से प्राप्त हुआ है। मेरे भाई ये दो बात आपको किसी भी सूरत में याद रखनी चाहिए, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, और दूसरे तरीके से जो बात हमने आपको यहां पर डायग्राम बना करके डिस्कस किया, इसके ये कंसेप्ट को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैसे इस क्वेश्चन को अगर हम बनाने के लिए जाएंगे तो हम सीधा कहेंगे सर शून्यवान नियम अगर दिख गया तो जाहिर सी बात है शून्यवान नियम से किसके संबंध के बारे में पता चलता, तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, तो सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात आता है मेरे भाई, इधर रिसेंट एक एग्जाम बीपीएससी में पूछा गया था और उसमें यह बात बोला गया था कि उष्मागतिकी के दूसरे नियम से किसके बारे में पता चलता है, तो याद रखना मेरे भाई उष्मागतिकी के दूसरे नियम से एंट्रोपी का कंसेप्ट मिलता है, और साथ साथ उष्मागतिकी के दूसरे नियम से यह पता चलता है कि उष्मा का संचरण उच्च तापमान से निम्न तापमान में होगा। यह कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछा गया था। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि उष्मा का संचरण किधर से किधर होता है, हम सभी लोग जानते हैं कि उष्मा का जो संचरण होता है यह किस दिशा में होता है, तो उष्मा का संचरण हमेशा, उष्मा का संचरण अपने आप हमेशा किधर से किधर होगा, हमेशा उच्च तापमान से किधर, तो कहेंगे हमेशा उच्च तापमान, हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान में होगा। यह बात आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना, हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होगा, यह बात आपको ध्यान रखना है। हम उष्मा संचरण के दिशा की बात कर रहे हैं, उच्च तापमान से निम्न तापमान की बात कर रहे हैं। उष्मा संचरण की जो दिशा होती वो किधर से किधर होगी, तो कहेंगे उच्च तापमान से निम्न तापमान में हमेशा अपने आप होगा। यह कंसेप्ट कहां से मिला है, तो याद रखना मेरे भाई ये कंसेप्ट हमारा ये कहां से मिला, तो उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ। ये लाइन आपको याद रखना चाहिए। उष्मागतिकी कौन सा नियम की बात करेंगे, तो उष्मागतिकी के यहां पर हम द्वितीय नियम की बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। और उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से एंट्रोपी का भी कंसेप्ट पता चलता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एंट्रोपी क्या है, तो डिग्री ऑफ रेंडमनेस को एंट्रोपी कहते हैं। अगर मान लेते हैं आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करने लगेंगे, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडमनेस आ जाएगा, डिसऑर्डरनेस आ जाएगा, तो उस पानी की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। मेरे भाई डिसऑर्डरनेस जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी होगी, जितना डिसऑर्डरनेस कम होगा उतनी ही कम एंट्रोपी होती है। इस बात को आप ध्यान रखना। और एंट्रोपी का एक फार्मूला भी होता है, अगर जानना चाहते हैं तो एंट्रोपी को डीएस से दिखाते हैं, और ये फार्मूला होता है डीक्यू अपन में हमारा टी। और एंथैल्पी एक प्रकार का ऊर्जा होता है, इस बात को ध्यान रखना। और एंथैल्पी के लिए जो फार्मूला होता है H इक्वल टू, याद रखना, U प्लस में PV होता है। तो फार्मूला भी कई बार पूछ लेता है, इसलिए फार्मूला को आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है उससे हमारा क्या पता चलता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पता चलता है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पास्चुराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया है मेरे भाई, ये जो लुईस पास्चर ने दिया है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पास्चुराइजेशन की हम बात करते हैं। तो पास्चुराइजेशन की अगर हम बात करते हैं, ये पास्चुराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया गया है किसके द्वारा दिया गया, तो पास्चुराइजेशन का जो कंसेप्ट दिया गया है
मेरे भाई ये कौन सा कंसेप्ट कहेंगे? मिल्क पास्चराइजेशन की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मिल्क पास्चराइजेशन कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। इसका जो कंसेप्ट दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको नाम पता होना चाहिए। इसका नाम है लुईस पास्चर की हम बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो लुईस पास्चर की हम बात करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये लुईस पास्चर के द्वारा दिया गया है। और इनका स्टेटमेंट क्या था? लुईस पास्चर का स्टेटमेंट क्या है? तो इनका स्टेटमेंट, और क्यों हम पास्चराइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, तो इनका स्टेटमेंट ये है मेरे भाई कि अगर इस कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या करेंगे? दूध के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको क्या करेंगे? तो हम लोग मार सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो आप सीधा कहेंगे सर इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर मिल्क की बात करते हैं, दूध की बात करते हैं, तो मिल्क में क्या करेंगे? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारा जाता है। इस वजह से मेरे भाई इस प्रोसेस से क्या करते हैं? मिल्क में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होता है, मिल्क के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? तो ये मारने का काम करता है। ये इस विधि में मिल्क के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूसरी बात मेरे भाई, इसको करते कैसे हैं? तो दूसरा ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना कि इसको क्या करते हैं? अचानक गर्म करते हैं। और लगभग कितने? तो लगभग 65 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस तापमान तक गर्म करते हैं। इतना 65 डिग्री सेल्सियस तापमान तक, पूरा 100 डिग्री पर गर्म नहीं करते हैं। 65 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक तापमान तक क्या करते हैं? तापमान तक इसको गर्म करके क्या करते हैं? तो गर्म करके अचानक ठंडा करते हैं। गर्म करके तुरंत ठंडा करते हैं। और गर्म करके मेरे भाई इसमें क्या करते हैं? तो तुरंत ठंडा करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखना। गर्म करके तुरंत ठंडा करते हैं, गर्म करके तुरंत ठंडा करते हैं। इस बात को ध्यान। उसके बाद पैकेट में बंद करके दूध को सप्लाई कर देते हैं। तो मेरे भाई हम लोग जो कुछ भी मार्केट से दूध खरीद करके पैकेट वाला लाते हैं, वो सब के सब हमारे पास्चराइज्ड मिल्क होता है। उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होता है वो मार दिया जाता है। कैसे मरता है? तो हम जब उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद बैक्टीरिया अपने आप मर जाता है। तो मेरे भाई पास्चराइजेशन प्रक्रिया में हम सीधा कह सकते हैं कि इसको तुरंत ठंडा करना, फास्ट प्रोसेस से ठंडा करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हमारा क्या होगा? कह रहा है कि केवल तेजी से ठंडा करना, केवल एक विशिष्ट तापमान पर गर्म करना, पहले गर्म करना फिर तेजी से ठंडा करना। मेरे भाई मामला तो हमारा इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी दे रहा है कि आप क्या करते हैं? तो पहले गर्म करते हैं इस तापमान तक और उसके बाद तुरंत ठंडा करते हैं। तापमान तक गर्म करके तुरंत ठंडा करते हैं, यानी कि दोनों काम आप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो इस क्वेश्चन के आप आंसर करेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। सिर्फ ठंडा नहीं करते आप, गर्म भी तो करते हैं। यहां सिर्फ गर्म ही नहीं करते, ठंडा भी तो करते हैं। तो ये अधूरा लैंग्वेज आपका लिखा हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट रूप से हमारा पास्चराइजेशन का कांसेप्ट पर कंप्लीट रूप से लिखा हुआ है कि अगर हम बात करते हैं गर्म करके ठंडा करेंगे, गर्म करेंगे तो इतना ही तापमान तक गर्म करते हैं और अचानक उसको ठंडा कर देते हैं, तो उसके अंदर सारे बैक्टीरिया मर जाता है और उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि जब प्रकाश हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, प्रकाश हमारा किधर से किधर जा रहा है? तो कहेंगे यहां पर प्रकाश हमारा सरल माध्यम से विरल माध्यम में हमारा जा रहा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सघन से किधर जा रहा है? तो प्रकाश हमारा सघन माध्यम से यहां पर विरल माध्यम की ओर जा रहा है। तब कहता है मेरे भाई क्रांति कोण पर, आपतन कोण पर अपवर्तन कोण कितना होगा? तो जाहिर सी बात है आप इस बात को समझिएगा। अपवर्तन यहां पर हमारा क्या, तो इसको मान लेते हैं कि ये वाला जो हमारा है ये सतह है और ये एक हमारा क्या है? तो कहेंगे हवा और पानी का हमारा इंटरफेस कहलाता है। नीचे मान लेते हैं हमारा क्या है? तो कहेंगे नीचे में हमारा ये पानी है, इसको हम लोग कह दिए हमारा पानी है। इस बात को आप समझिए। नीचे क्या है? तो कहेंगे इसको हम पानी कह दिए। और ऊपर में क्या मान लेते हैं कि चलो ऊपर में हमारा क्या, तो ऊपर में मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, इसको हम लोग हवा मान लेते हैं। ये हवा होगा। और इसी पर क्या करते हैं? तो हम लोग यहां पर एक लाइन खींचते हैं जो कि इस पर अविलंब माना जाता है। इसको अविलंब लाइन हम लोग क्या देते हैं? मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है। यहां पर प्रकाश किधर से किधर जाएगी? तो प्रकाश हमारा किधर से किधर बोला गया? तो प्रकाश हमारा सघन से विरल बोला गया। तो आप हवा और पानी में सघन किसको कहेंगे? तो आप सीधा कहेंगे सर पानी जो है ये सघन होगा, पानी सघन होगा और हवा जो होगा ये हमारा विरल माध्यम होगा। ऐसा हम कैसे कहते हैं? क्योंकि विरल हवा का अपवर्तनांक कम है, कम अपवर्तनांक वाले को विरल कहते हैं, ज्यादा अपवर्तनांक वाले को हमेशा सघन कहते हैं, याद रखिएगा। अब अगर हम लोग को मान लेते हैं कि पूर्णांत क्रिटिकल एंगल प्राप्त करना है, तो मेरे भाई ये वो कोण होता है जिस कोण पर प्रकाश को अगर भेजा जाता है तो पता चलता है कि वो प्रकाश इधर नहीं जाकर के वो प्रकाश हमारा क्या होगा? तो कहेंगे इस अविलंब से 90 डिग्री पर ऐसा मुड़ जाता है, इस सतह पर ऐसे मुड़ जाता है। तो इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। तो मेरे भाई अविलंब से अपवर्तित किरण अगर 90 डिग्री से अगर मुड़ जाती है, अविलंब से अगर
अपवर्तित किरण अगर 90 डिग्री से मुड़ जाती है तो जिस एंगल पर इसको आपने भेजा उसी एंगल को क्रांति कोण कहते हैं। यही हमारा क्रांति कोण होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल यानी कि क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण की अगर बात करते हैं, क्रांति कोण हमारा वह कोण होता है जिस कोण पर किसी भी वस्तु किसी भी प्रकाश को गिराने पर, सघन से विरल भेजने पर वो अविलंब से 90 डिग्री पर अपवर्तित हो जाती है, 90 डिग्री पर वो मुड़ जाती है। इसी कोण को हम लोग क्रांति कोण के नाम से जानते हैं। तो मेरे भाई ये बात बताइए, आपसे पूछा गया है कि जब प्रकाश सरल माध्यम सघन से विरल, और याद रखना क्रांति कोण पाने के लिए हमेशा प्रकाश सघन से विरल की तरफ ही जाएगा, ये बात भी सत्य है। तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्रांति कोण पर आपतन कोण होने के लिए, आपतन कोण होने के लिए क्या कौन सा कहेंगे, आपतन कोण होने के लिए, क्रांति कोण पर आपतन कोण होने के लिए तो अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए पूछा गया है। तो अपवर्तन कोण तो अभिलंब से अपवर्तित किरण के बीच में अपवर्तन कोण होगा। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में हमारा अपवर्तन कोण होगा। ये तो हमारा क्रांति कोण आपतन कोण के बराबर क्रांति कोण, यहां पर हमारा आपतन कोण हमारा होगा, ये अपवर्तन कोण हमारा हो जाएगा। तो आप सीधा कहोगे मेरे भाई यहां पर अपवर्तन कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, तो कहेंगे 90 डिग्री का हो जाएगा। इस बात को कोई नहीं मेरे भाई, इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको देखते हैं। अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अपवर्तन कोण कहते हैं अभिलंब से अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसी को अपवर्तन कोण कहते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, इसी क्लासेस की हम बात कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे का ये रिक्वायरमेंट था सर बायोलॉजी की क्लासेस कब आ रही है, तो आप ये जान लीजिए कि 25 जुलाई याद रखिएगा दिन, 25 जुलाई दिन के 1 PM पर आपकी क्लासेस लाइव आएंगे। जिनको भी लगता है कि बायोलॉजी बेहतरीन तरीके से क्लासेस करना है तो रामबाण बैच आप लीजिए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा क्रिस्टल क्लियर वे में हम आपको पढ़ाएंगे। कंप्लीट ये केवल और केवल इसमें बायोलॉजी की ही क्लासेस होगी, दूसरी कोई क्लासेस नहीं होगी। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर यह मिलना है और इसमें कंप्लीट रूप से थ्योरी की क्लासेस करवाएंगे आपको। ध्यान रखिएगा ये एमसीक्यू का बैच नहीं है, ये कंप्लीट रूप से थ्योरी की क्लासेस है। जिनको भी करना होगा आप कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा कहता है मेरे भाई रमन्स इफेक्ट हम किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम रमन्स इफेक्ट की बात करते हैं तो रमन्स इफेक्ट जो हमारा होता है ये हमारा किसके लिए है, तो आपको ध्यान रखना है रमन्स इफेक्ट हमारा किसके लिए होगा, तो इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए होगा कि इनइलास्टिक स्कैटरिंग के लिए होगा, ये आपको बताना है। तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई रमन्स इफेक्ट जो हमारा होता है ना, इस रमन्स इफेक्ट में हमारा क्या होता है, तो वेवलेंथ में परिवर्तन आता है। रमन्स इफेक्ट हमारा तब आता है, रमन्स इफेक्ट का जो कंसेप्ट आता है ये तब आता है जब वेवलेंथ में परिवर्तन आता है। जब वेवलेंथ की बात करते हैं किसमें परिवर्तन, जब वेवलेंथ में परिवर्तन आता तो रमन्स, जब वेवलेंथ में परिवर्तन आता तो रमन्स इफेक्ट देखने, जब वेवलेंथ में परिवर्तन आता है, जब वेवलेंथ में परिवर्तन आता है तो रमन्स इफेक्ट देखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई वेवलेंथ में परिवर्तन कब आएगा, तो वेवलेंथ में परिवर्तन तब आएगा जब वह इन इलास्टिक स्कैटरिंग होता है। लेकिन अगर इलास्टिक स्कैटरिंग होगा तो मेरे भाई याद रखना वेवलेंथ हमारा सेम होता है। ऐसे केस में हम लोग सीधा कहेंगे यहां पर जो वेवलेंथ आपको मिलेंगे, अगर इलास्टिक स्कैटरिंग हो तो वेवलेंथ हमारा कैसा होगा, कहेंगे सेम होगा। लेकिन हमने आपको बोला कि रमन्स इफेक्ट तभी मिलेगा जब वेवलेंथ आपका डिफरेंट होगा। तो वेवलेंथ डिफरेंट कब होगा मेरे भाई, तो जब हम कहेंगे इन इलास्टिक स्कैटरिंग होता है तब हमारा होता है। तो आपको ध्यान रखना वेवलेंथ अगर हमारा डिफरेंट अगर हमारा होता, अगर वेवलेंथ हमारा यहां पर डिफरेंट होता तो ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं उसको इनइलास्टिक स्कैटरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मेरे भाई रमन्स इफेक्ट के लिए हमारा क्या होगा, तो कहेंगे वेवलेंथ में परिवर्तन होगा और उसके लिए इनइलास्टिक स्कैटरिंग ही हमारा होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो रमन्स इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है, तो वेवलेंथ में परिवर्तन, और वेवलेंथ में परिवर्तन तब होगा जब कैसा स्कैटरिंग होगा, तो कहेंगे यहां पर इनइलास्टिक स्कैटरिंग होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इनइलास्टिक स्कैटरिंग की हम बात करते हैं तो वहीं पर आपको इनइलास्टिक स्कैटरिंग में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। और आप सभी लोग जानते हैं मेरे में जो स्कैटरिंग हमारा होता है, स्कैटरिंग को हम प्रकीर्णन कहते हैं। स्कैटरिंग को क्या कहते हैं, तो इसको प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन का फॉर्मूला होता है 1/λ का पावर हमारा 4 होता है। तो अलग अलग लैम्डा के लिए प्रकीर्णन अलग अलग होगा। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरे भाई दोनों में उल्टा रिलेशन हमारा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा तो उसका प्रकीर्णन कम, जिसका वेवलेंथ कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा, जो कि दोनों में उल्टा रिलेशन हमारा है। तो रमन्स इफेक्ट इसी के लिए हमारा आया था, इनइलास्टिक स्कैटरिंग के लिए आता है। और इनइलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब होता है वेवलेंथ हमारा अलग अलग होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे।
अगला है इको। जब सुनना है आपको मेरे भाई, इको सुनने के लिए नॉर्मली हम लोग जानते हैं, अगर आपको इको सुनाई देता है तो उसमें ध्वनि का एक बार परावर्तन होता है, और इको सुनने के लिए जो टाइम गैप होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, अगर हम कुछ बोले और हमारी आवाज दीवार से टकराई और वापस हमारे कान में पहुंची तो कितने देर का वो टाइम लिया, तो 1/10 सेकंड लेता, 0.1 समय लगता, 0.1 सेकंड लेता है। और ध्वनि का एक ही बार परावर्तन होगा, यानी कि बार बार होगा। अगर ध्वनि का बार बार परावर्तन होकर के आपका आवाज गूंजता है तो उसको अनुरणन कहते हैं, उसको रिवर्बरेशन कहते हैं। लेकिन अगर आवाज ध्वनि गई, टकरा कर वापस हमारे कान में पहुंची और 1/10 सेकंड समय लिया, फिर ध्वनि गई, वापस टकरा करके आई, हमारे कान में पहुंची, 1/10 सेकंड लिया, इसका मतलब इसी को प्रतिध्वनि कहते हैं। और प्रतिध्वनि के लिए मेरे भाई, हमारे और उस दीवार के बीच में जहां से ध्वनि टकरा रही है, हमारे और उस दीवार के बीच में जो दूरी होना चाहिए वो 17 मीटर होना चाहिए। अगर 17 मीटर नहीं तो 16.5 मीटर आप कहेंगे, अगर उससे कम होगा तो वैसी परिस्थिति में रिवर्बरेशन आ जाता है, उसको हम अनुरणन कहते हैं। तो मेरे भाई यहां पर आपको बोला क्या सुनना है, तो यहां पर आपको बोला कि प्रतिध्वनि सुनना है, यानी इको सुनने की बात कही जा रही है। और इको सुनने के लिए आपको ध्यान रखना, जहां से ध्वनि निकला और जहां जाके ध्वनि टकराया, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना, तो या तो 16.5 मीटर होना चाहिए, नहीं तो मेरे भाई 17 मीटर भी आप कह सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर आपको दे रखा है कि जब हम 340 मीटर पर सेकंड से अगर हम लेके चलते हैं तब हमारा क्या होगा। तो मान लेते कोई आदमी यहां पर कुछ बोला और इस आदमी से अगर ये साउंड निकला, तो साउंड निकलने के बाद इस दीवार से टकराया। अब साउंड निकला यहां से आदमी से और ये जाकर के दीवार में टकराया, वापस आ गया। तो जाने और आने के लिए हम कहेंगे प्रतिध्वनि के लिए जो टाइम लगता है, प्रतिध्वनि के लिए कंडीशन है कि जाने और आने का समय 1/10 सेकंड ही होना चाहिए। और किस स्पीड से ये गया, तो 340 मीटर पर सेकंड से गया। तो मेरे भाई हम कहेंगे अगर जाने में x दूरी तय किया, अगर जाने में यहां से यहां अगर x दूरी तय किया, तो आने में भी कितना x दूरी तय करेगा, ये x जोड़ x 2x हो जाएगा। और ये जो ध्वनि स्पीड है ये हर एक जगह बराबर स्पीड होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये औसत चाल को बताता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल दूरी अपन में कुल समय का फॉर्मूला होता है। जब भी आपको औसत चाल निकालना, तो औसत चाल के लिए हमेशा टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम करना है, कुल दूरी अपन में कुल समय से आप डिवाइड करेंगे, आप कुल समय से यहां पर डिवाइड करेंगे। तो आपको यहां ध्यान रखना कि औसत चाल कितना आपने उसमें दिया था, तो 340, कुल दूरी कितना होगा, तो गया x आया x, तो कुल दूरी कितना होता कहेंगे 2x हो गया। और कुल समय कितना लगा, कहेंगे कुल समय हमारा 1/10 सेकंड ही लगा है, यानी कि जो कुल सेकंड है टाइम है हमारा 1/10 सेकंड हमारा लगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको आप यहां से सॉल्व करिएगा तो ये 10 दूना 20x हो जाएगा, और 20x बराबर कितना कहेंगे 340 हो जाएगा। 0 से 0 आप काट दीजिए और तो x का मतलब कितना तक कहेंगे 17 मीटर हो जाएगा। और x हमारा किसके किसके बीच की दूरी है, तो मेरे वे x जो हमारा है ये यहां से लेकर के इस आदमी से लेकर के अवरोध के बीच की दूरी है। तो यहां पर जहां से ध्वनि निकला उसको स्रोत कहते हैं, यहां पे जाके टकराया, यहां से यहां तक की दूरी x है, तो x कितना होगा, तो 17 मीटर होगा। अगर ध्वनि 340 मीटर पर सेकंड से चलेगा तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि वैसी परिस्थिति में जो इको होगा हमारा कितने दूरी के बीच में हमारा होगा, तो कहेंगे यहां पर 17 मीटर हमारा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि आदमी और उस ध्वनि स्रोत और उस अवरोधक के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 17 मीटर होगा। एग्जैक्ट 17 मीटर निकल जाएगा। और हमेशा ऐसे ही निकालना, जैसे ही कहेगा उसी के हिसाब से आपको काम करना है, एकदम निकल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अगला मेरे भाई लेंस का नियम, ये तो टीआरई 2.0 में पूछा था। लेंस लॉ जो एप्लीकेबल होता है हमारा एनर्जी कंजर्वेशन के लिए होता है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक दो बात आप समझ लीजिए, हम आपको बताना चाहते हैं, चूंकि काम का चीज है, कई बार पूछता है मेरे भाई। तो आप सभी लोग जानते होंगे किरचॉफ्स का 2 नियम होता है, और बार बार रिपीट करते हैं चूंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। किरचॉफ्स का एक फर्स्ट लॉ है, इसका किरचॉफ्स का अगर फर्स्ट लॉ की अगर बात करते हैं तो किरचॉफ्स के पहले लॉ को हम लोग कहते हैं केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। और इसका किरचॉफ्स का जो सेकंड लॉ हमारा होता है, इसी ऑर्डर में याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग केवीएल कहते हैं। लेकिन किरचॉफ्स का जो करंट लॉ जो फर्स्ट नियम होता है, किरचॉफ्स का जो पहला नियम हमारा होता है, ये मेरे भाई किस पर आधारित है, तो कहेंगे इसमें चार्ज कंजर्व होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ये हमारा चार्ज कंजर्व होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या, तो कहेंगे चार्ज कंजर्व कहने का मतलब आवेश संरक्षित होता है। इसमें आपको ध्यान रखना कि आवेश संरक्षित होगा, एक लाइन में ये कहानी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कैसे याद रखेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे केसीएल में अगर सी है तो यहां पर भी चार्ज में सी हो जाएगा। आपको याद रखने के लिए ये चीज ट्रिक है। अगला हमारा केवीएल की बात करते हैं, जस्ट इसमें क्या होगा, कहेंगे एनर्जी कंजर्वेशन हमारा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कहेंगे हमारा एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करेंगे, तो यहां पर एनर्जी
कंजर्वेशन की हम बात करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर यहां चार्ज कंजर्वेशन हो गया तो दूसरे में आप एनर्जी याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार पूछता है इसलिए मैंने चर्चा कर दिया। तो मेरे भाई ये एनर्जी कंजर्वेशन करने वाला ऊर्जा संरक्षण हमारा होता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किरचॉफ्स का जो दूसरा लॉ है वो हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो कहना एनर्जी कंजर्वेशन पर। किरचॉफ्स का जो पहला नियम है वो किस पर, तो कहना मेरे भाई चार्ज कंजर्वेशन पे काम करेगा, यानी आवेश संरक्षण के प्रिंसिपल पे काम करेगा। केसीएल को पहला कहते हैं और केवीएल को सेकंड कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं यहां से भी उठा लेता है। दूसरी बात मेरे भाई, अगर संवेग संरक्षण की अगर बात करता है तो कहीं पर किसी का टक्कर होता है, आमने सामने का टक्कर हो कि पीछे से जाकर के कोई ठोक देता है, या फिर अगर गोली से बंदूक से गोली निकलती है, या फिर मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, इन सभी जगह पर आप क्या करते हैं, संवेग को संरक्षित रखते हैं। संवेग संरक्षण का नियम हमारा यहां पर काम करेगा। तो एक संवेग संरक्षण होता है, एक कोणीय संवेग संरक्षण होता है। कोणीय संवेग संरक्षण अलग चीज, अगर कोई घूर्णन गति करता है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अगर घूम रही है तो मेरे भाई उसमें कोणीय संवेग संरक्षित है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर कोई वस्तु हमारा कैसा था, अगर बंदूक से गोली सीधा निकला है, इसका मतलब है वहां पर रेखीय संवेग संरक्षण होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर बम फटा रेखीय संवेग संरक्षण होगा, इस बात को ध्यान रखना। कोई ठोकर मार दिया, रेखीय संवेग संरक्षण होगा, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति में। मेरे भाई यहां पर किसी चालक के अंदर बोला गया है, कहां पर बोला गया, तो किसी चालक के अंदर बोला गया है। और आपको बताना कि चालक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक, चालक के अंदर मेरे भाई, चालक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति में बोला गया कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपसे जानना चाहता है। मेरे भाई आप ये समझ लीजिए, अगर कोई मान लेते कि वायर है तो ये एक चालक है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है। और एक बात आप जान लीजिए, अगर इसमें अगर चार्ज यहां रख दीजिए, 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 अगर ऐसा आप रख दीजिएगा तो अगर ये मेटल का वायर है, ये मेटल का तार है, ये मेटल का तार ऐसे घुमाया हुआ है, तो मेरे भाई आपको पता है होता क्या है, ये जितने भी चार्ज है ये सभी सरफेस पर पहुंच जाएंगे। ये चार्ज कहां पर पहुंच जाएंगे, सभी के सभी चार्ज कहां पहुंच जाएंगे, तो ये सरफेस पर पहुंच जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। और एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, अगर मान लेते स्टैटिक चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, अगर स्टैटिक चार्ज अगर होता, अगर कोई चार्ज स्थिर रहता है, अगर कोई स्टैटिक चार्ज की बात कर रहा है, यानी कि कोई आवेश अगर स्थिर है, स्थिर आवेश की अगर हम बात करते हैं, अगर कोई स्थिर आवेश होता है, तो आपको एक बात ध्यान रखना, स्टैटिक चार्ज हमारा क्या डेवलप करता है, तो स्टैटिक चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। मैं बार बार कहता हूं, आपको याद किसी भी सूरत में रखना पड़ेगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है जब चार्ज स्टैटिक होगा, जब चार्ज रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। लेकिन अगर मेरे भाई यहां पर चार्ज मूविंग है, अगर हमारा यहां पर चार्ज कैसा, तो कहेंगे अगर चार्ज हमारा यहां पर मूविंग है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है। यहां पर क्या डेवलप करेगा, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ये लाइन आपको किसी भी सूरत में याद रखना है मेरे भाई। तो यहां पर स्टैटिक चार्ज है और ये चार्ज हमारा किधर, तो कहेंगे सरफेस पर आ जाएगा, यानी कि दूसरी जो स्थिति यहां पर पैदा होगी वो कैसी होगी, तो वो ऐसा हो जाएगा कि सभी के सभी चार्ज कहां पर पहुंच जाएंगे, तो मेरे भाई सभी के सभी चार्ज जो होंगे वो सतह पर आ जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे। तो पता चलेगा कि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है। जब अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो कहेंगे 0 हो जाएगी। अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर में कोई चार्ज होगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब अंदर में कोई चार्ज ही नहीं बचा, सारा चार्ज कहां पर, तो सरफेस पे चला गया, इसके आउटरमोस्ट सरफेस पर चला गया, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो कहेंगे 0 होगी। इस बात को आप किसी भी सूरत में ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई अगर आपसे ऐसा पूछा गया तो आप लाइन बाय लाइन यहां पर देख रहे होंगे, किसी चालक के अंदर स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति में, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति कहने के बाद हमारा जो चार्ज है वो कहीं ना कहीं स्थिर रहने की बात कर रहा है। तो और कहता है कि चालक के अंदर, और चालक के अंदर कभी चार्ज नहीं रहता है, चार्ज तुरंत ऊपर आ जाएगा, सरफेस पर आ जाता है। तब मेरे भाई इसके अंदर पूरा खाली हो जाएगा और हम कहेंगे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 हो जाएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, कहेंगे 0 हो जाएगा। उसके अंदर, चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो कंप्लीट रूप से शून्य हो जाएगा। एक लाइन में कहानी सिंपल है और ये दो बात भी आपको याद रखना है। आगे चलते मेरे भाई, एक चंद्रशेखर सीमा होता है और एक्चुअली में चंद्रशेखर सीमा जो हमारा होता है ये हमारा किसके लिए होता है, तो ये मास का सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है। आपको ध्यान रखना, द्रव्यमान का सबसे बड़ा यूनिट हमारा चंद्रशेखर सीमा होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर द्रव्यमान का सबसे बड़ा यूनिट की अगर बात करते हैं, द्रव्यमान का सबसे जो बड़ा यूनिट हमारा होता है उसको हम लोग चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना। अब मामला क्या है मेरे भाई कि एक चंद्रशेखर सीमा हमारा कितने के बराबर होगा, तो याद रख लीजिएगा एक चंद्रशेखर सीमा कितने के बराबर होगा, तो आपको ध्यान रखना है एक
चंद्रशेखर सीमा जो होगा ये कितने के बराबर होगा, तो याद रखना मेरे भाई ये हमारा 1.33 हमारा कितना होगा, एक चंद्रशेखर सीमा हमारा कितने के बराबर होगा, तो इसका वैल्यू आपको नोट करके लिख लेना है। वैसे ये क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा कम है, लेकिन आप ये डेटा लिख लीजिए। एक चंद्रशेखर सीमा जो होती है वो 1.33 हमारा क्या होगा, इतना टाइम्स मास ऑफ सन होता है। इतना टाइम्स क्या होगा, कहेंगे इतना टाइम्स मास ऑफ सन होता है, यानी कि मेरे भाई मास ऑफ सन कहने का मतलब जो हमारा सूरज का द्रव्यमान होगा उससे इतना गुना ज्यादा होता है, इतना गुना ज्यादा होता है। इसको हम लोग कहते हैं 1 चंद्रशेखर सीमा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर बात आता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना कि किसी तारे का द्रव्यमान अगर इससे ज्यादा अगर हो जाता है तो वैसी स्थिति में वो क्या बन जाता है, कहेंगे ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन अगर इससे कम रह जाता तो उसी को कहते हैं सफेद बोने तारे बन जाते हैं। अगर तारा पर अगर हम लोग देखेंगे, तारा के लिए देखेंगे, किसके लिए देखेंगे, तारा के लिए अगर चंद्रशेखर सीमा अगर देखते हैं तो आपको ध्यान रखना, अगर एक चंद्रशेखर सीमा अगर तारा के लिए अगर हम लोग देखते हैं, तारा की बात कही जा रही है, तारा के लिए अगर देखते हैं तो आपको ध्यान रखना है अगर 1.33 या 1.44 से अगर ज्यादा द्रव्यमान अगर हमारा सन से ज्यादा हो गया, अभी तो 1.44 हमारा 1.33 हमारा है सीमा लिमिट, उतना गुना ज्यादा हमारा है। लेकिन अगर वो वैल्यू 1.33 से अगर ज्यादा या 1.44 कहीं भी लेता है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो ब्लैक होल बन जाता है वो तारा। लेकिन अगर उससे कम होगा तो याद रखना मेरे भाई क्या बन जाएगा, तो वो हमारा फिर सिंपल सा बात है कि सफेद बोने तारे का अधिकतम द्रव्यमान कहलाएगा, वो सफेद बोना तारा हो जाएगा। तो यहां पर मेरे भाई हम सीधा कहेंगे क्या हो जाएगा, ब्लैक होल के आकार से रिलेटेड नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। तारे का जो है बोना या तारा जो हमारा बोना हो जाएगा, इसके लिए हमारा ये रिलेटेड आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी को आप राइट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी को आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, अगला और कोई नहीं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये लॉजिकल क्वेश्चन, हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके आपको आंसर करना और फटाफट आंसर करके बता दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा। कह रहा है एक ठोस गोला और उसी द्रव्यमान और उसी त्रिज्या की, द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों सेम है, क्वेश्चन में एकदम पूरा क्लियरली लिखा हुआ है, उसी द्रव्यमान और उसी त्रिज्या की बात कर रहा है, यानी कि द्रव्यमान और त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान और त्रिज्या सेम रहेगा, चाहे वो ठोस गोला रहे कि वो खोखला गोला रहे, दोनों का द्रव्यमान और त्रिज्या सेम है। हाँ, अगर हम बात करते हैं तो गोले के जो जड़त्व आघूर्ण होते हैं जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, गोले के जड़त्व आघूर्ण जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो गोले में यहां पर आपको ध्यान रखना है जड़त्व आघूर्ण, किसका जड़त्व आघूर्ण उसके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः अधिक होगी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका अधिक होगा ये आपको बताना है। तो मेरे भाई मैंने कितनी बार क्लासेस में आपको पढ़ाते पढ़ाते मैंने कितनी बार बोला है, आप इस डेटा को याद करिए, आप इस डेटा को याद करिए, आप इस डेटा को याद करिए। जो बच्चे याद कर लिए होंगे उनके क्वेश्चंस बहुत इजीली बन गए होंगे, क्योंकि आपको मैंने बोला है कि मेरे भाई जो स्फेयर होता है उसी को हम गोला कहते हैं, इस बात को आप किसी भी सूरत में याद रखिएगा। स्फेयर जो होता है उसी को हम गोला कहते हैं, लेकिन जो स्फेयर होता नहीं है, दो प्रकार का स्फेयर होता है। एक को हम लोग कहते हैं कि हमारा यहां पर सॉलिड स्फेयर होता है, और दूसरा जो हमारा होता है इसको हम लोग कहते हैं कि हमारा यहां पर हॉलो स्फेयर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक हमारा सॉलिड स्फेयर, एक हमारा हॉलो स्फेयर, एक हमारा ठोस गोला, एक हमारा खोखला गोला होता है। तो मेरे भाई ठोस गोला का मतलब होता है ठोस, इस बात को आप समझिए। ठोस गोला का मतलब क्या होगा, कहेंगे ठोस गोला का मतलब होता है ठोस, इस बात को ध्यान रखना। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, यहां पर ठोस गोला का मतलब कैसा होगा, कहेंगे यहां पर ठोस गोला का मतलब होता है ठोस गोला, इस तरीके से हमारा। लेकिन अगर खोखला गोला की अगर बात करेगा तो खोखला गोला हमारा कुछ इस तरीके से होगा, होता ये भी गोला है, उतना ही द्रव्यमान का है, इस बात को उतना ही त्रिज्या यानी कि उतना ही बड़ा साइज का है, लेकिन ये कैसा गोला, कहेंगे खोखला गोला हमारा है। तो एक जगह खोखला गोला है, एक जगह होलो स्फीयर है, एक हमारा सॉलिड स्फीयर है। और मेरे भाई इस बात को आप समझ लीजिए यहां पर कि इसके अगर हम इसकी बात करते हैं, इसके सेंट्रल एक्सिस की अगर हम बात करते हैं, सेंट्रल एक्सिस की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना यहां से लेकर के यहां की त्रिज्या कितनी है, तो इसको आर कह देते हैं, और इसका पूरा द्रव्यमान कितना, तो एम है, इसको सेंटर कहेंगे। और सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होगा वो 2/5 mr² होता है, याद रखिएगा। और इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें भी वो लाइन खींचते हैं, ये उसका एक्सिस हो गया और ये इसका सेंटर है, और इसकी त्रिज्या जितना त्रिज्या इसका है उतना ही त्रिज्या इसका, जितना द्रव्यमान इसका उतना ही द्रव्यमान इसका है, और इसके सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, तो मेरे भाई इसका 2/3 mr² हमारा होता है। तो क्वेश्चन में एक बात बोला कि द्रव्यमान और त्रिज्या जो हमारा होगा वो दोनों में एक समान ही है, तो द्रव्यमान और त्रिज्या पर चर्चा नहीं करेंगे, द्रव्यमान और त्रिज्या को आप जाने दीजिए, द्रव्यमान और त्रिज्या को आप जाने दीजिए। मेरे भाई यहां पर जो इनर्शिया का मान है 2/5 है, इनर्शिया का मान यहां 2/3 है। तो बताइए मेरे भाई किसके लिए इनर्शिया का मान ज्यादा और कम होगा, आप खुद बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसको हम कह दिए सॉलिड स्फीयर के लिए है, ये हम कह दिए यहां पर हमारा हॉलो स्फीयर के लिए है। मेरे भाई
किसकी वैल्यू ज्यादा, तो आप कहेंगे सर हॉलो स्फीयर का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है किसके, तो कहेंगे यहां पर सॉलिड स्फीयर से, क्योंकि यहां पर दो तो ऊपर में दोनों में कॉमन है लेकिन नीचे में 5 से डिवाइड है, यहां पर 3 से डिवाइड है। तो अगर ज्यादा से डिवाइड होगा इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यहां कम से डिवाइड इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसलिए आप ये डायरेक्ट कह सकते हो कि जो हॉलो स्फीयर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या होगा, कहेंगे ज्यादा होगा। और ऐसी परिस्थिति में आपसे मेरे भाई इनर्शिया ही तो पूछा गया था किसका ज्यादा किसका कम होगा, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहना मेरे भाई यहां पर जो खोखला गोला होगा उसका क्या होगा, कहेंगे अधिक होगा, यानी हॉलो स्फीयर का अधिक होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सॉलिड स्फीयर का कम होगा। तो इस परिस्थिति में कहेंगे खोखला गोला का जो हॉलो स्फीयर होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अधिक होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये क्वेश्चंस आपका पूछता है और इस तरह से क्वेश्चंस बनाना भी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चंस देखते हैं। वर्षा की बूंदें अगर गोलाकार होती है तो किसके कारण होती है, ये बात आपको बताना है। बताइए इस क्वेश्चन के आंसर क्या करेंगे, जल्दी से फास्ट, हम देखना चाहेंगे कितने लोग आंसर करते हैं। तो वर्षा की बूंदें अगर गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, इस बात को ध्यान रखना। और पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो याद रखना मेरे भाई स्वसंजक बल के कारण पैदा होता है। एक लाइन में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार आपको ध्यान रखना कि पृष्ठ तनाव पर क्वेश्चन पूछते आता है और पृष्ठ तनाव के बारे में आपको पता होना चाहिए। पृष्ठ तनाव को सिग्मा से दिखाते हैं और ये जो पृष्ठ तनाव होता है इसका फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है और कई इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। कई बार तो इसका यूनिट पूछ लिया गया, इसको आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम क्रांतिक तापमान पर अगर पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, किस तापमान की बात कर रहे हैं ये याद रखना। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछता है कि क्रांतिक तापमान पर पृष्ठ तनाव की वैल्यू क्या होगी, तो याद रखना कि क्रांतिक तापमान पर जो पृष्ठ तनाव हमारा होगा इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखना, जो मैं कह रहा हूं वो याद रखना आपको। और अगर हम यहां पर यह भी कह देना चाहते हैं, अगर किसी द्रव की अगर बात करते हैं, अगर द्रव को अगर गर्म करते हैं, द्रव की अगर हम बात करते हैं, यदि आप द्रव को क्या करेंगे तो द्रव के तापमान को अगर बढ़ाते हैं, अगर उसके टेम्परेचर को बढ़ाते गर्म करते हैं, तो याद रखना उसके पृष्ठ तनाव का मान हमेशा घटता है, हमेशा घटता है। और घटते 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 0 कब होगा, तो घटते 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 क्रांतिक तापमान पर 0 होगा। अब कितने को लग रहा है सर क्रांतिक तापमान एक्चुअली में होता कितना है, तो याद रखना 374.16 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तापमान को क्रांतिक तापमान कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो कंसेप्ट दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया है, याद रखना मेरे भाई ये आइंस्टीन ने ये कंसेप्ट दिया था। ये कंसेप्ट किसने दिया था, तो कहेंगे आइंस्टाइन ने ये कंसेप्ट दिया था और उन्होंने एक इक्वेशंस भी जारी किया था। छोड़ो उतना नहीं जानना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्या होता है तो हम सभी लोग जानते हैं। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं, प्रभाव क्या प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश की कण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चंस कई बार आपके सामने में आ चुका है। प्रकाश की कण की प्रकृति को बताता, प्रकाश की कण प्रकृति को बताता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा प्रकाश कण प्रकृति को बताता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग जानते हैं वो घटना कितनी बार पढ़ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे चलते हैं, अगला लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं आवर्त सारणी में, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो लेंथेनाइट्स जो हमारा सीरीज होता है वो कहां से कहां तक होता है, तो ये हमारा कहां से कहां तक तो होता है मेरे भाई। हम लोग कहते हैं कि लेंथेनाइट सीरीज जो हमारा होता है शायद 57 या 58, 57 या 58। लेंथेनाइट्स में लेंथेनम भी हमारा आ जाता है। बताइए कहां से कहां तक शुरुआत होगा, तो ये 57 से लेकर के 103 तक, सॉरी 57 से लेकर के 71 तक हमारा होगा, ये लेंथेनाइट्स होता है। और एक्टिनाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 89 से लेकर के कहां तक के एलिमेंट होते हैं, तो 103 तक में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक्टिनाइट्स कहलाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को एफ ब्लॉक में रखा गया, कहां रखा गया ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, इसको एफ ब्लॉक में रखा गया है। मेरे भाई आप इस बात को समझिए कि लेंथेनाइट्स की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर लेंथेनाइट्स की बात कर रहे हैं और लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की हम बात कर रहे हैं। और हम सभी लोग जानते हैं कि सर लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को किस ब्लॉक में रखा गया, तो एफ ब्लॉक में रखा गया। ये किस ब्लॉक में रखा गया, तो एफ ब्लॉक में रखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखना। एफ ब्लॉक में इसमें रखा गया है, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये हमारा किसका पार्ट है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स, लेकिन किसका पार्ट है, लेकिन ये डी ऑर्बिटल का। लेकिन ये मेरे भाई जो डी ऑर्बिटल हमारा है, जो डी ब्लॉक, लेकिन ये डी ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं ये डी ब्लॉक का ही हमारा, लेकिन ये डी ब्लॉक का ही हमारा पार्ट है, डी ब्लॉक का ही ये पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
अब यहां पर आता है सर डी ब्लॉक क्या है। तो अब मेरे भाई आप जान लीजिए, अगर हम डी ब्लॉक को देखते हैं तो डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं, या ट्रांजिशन मेटल भी कह दीजिए, दोनों आपका चलेगा। तो डी ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन 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 एलिमेंट कह दीजिए या ट्रांजिशन मेटल कह दीजिए, चलेगा मेरे भाई, दोनों आपका चलेगा, जो इसमें मेटल ही होता है, धातु ही होता है। तो डी ब्लॉक हमारे ऐसे होते हैं। इसी में एक आपका आता है, डी ब्लॉक में ही आपका आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं। तो एक तुम्हारा ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक में होता है और दूसरा हमारा होता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, उसी के पार्ट है, उसी के अंदर से इसको निकाल करके बाहर एफ ब्लॉक में रख दिया गया, तो इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट हमारा होगा, याद रखना ये डी ब्लॉक का ही पार्ट होता है। और इसी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको कहां से कहां तक एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो याद रखना मेरे भाई 57 से लेकर के 71 तक, और साथ ही साथ 89 से लेकर के आपको 103 तक दिखेगा। इसको लेंथेनाइड्स कह दीजिए, इसको एक्टिनाइड्स कह दीजिए। तो ये आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ये हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाता है या धातु कहलाता है। इस बात को, इसको अगर संक्रमण तत्व कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग सिंपली यहां पर संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, जबकि इसको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। तो मेरे भाई लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हमारा क्या है, तो डी जो ब्लॉक है उसी का पार्ट होता है, और वह एक आंतरिक संक्रमण तत्व हमारा है। इस बात को ध्यान रखना, ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये हमारा आंतरिक संक्रमण तत्व होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप आसानी से इसको बता सकते हैं। चलिए आगे, क्योंकि संक्रमण तत्व के ही अंदर का पार्ट होता है, इसलिए इसका नाम है आंतरिक संक्रमण तत्व, और कोई बात नहीं। आगे चलते हैं मेरे भाई, हीरे की कठोरता और ग्रेफाइट की मृदुता, मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं। यहां पर आपको पता होगा, एक क्वेश्चन इधर रिसेंट में बीपीएससी पूछी, हम आपको थोड़ा चर्चा कर देना चाहते हैं। आप मेरे भाई जानते होंगे कार्बन के अपरूप के बारे में। तो कार्बन का जो अपरूप होता है वो हमारा कौन कौन सा होता है, एकदम घोंट जाइए। कार्बन का जो अपरूप होता है मेरे भाई, एक तो हम लोग क्या किसको कहते हैं, तो हीरा को कहेंगे, जिसको आप यहां पर डायमंड कहते हो। इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा डायमंड हो गया। अगर दूसरी की अगर बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है, यहां पर ग्रेफाइट की हम बात करते हैं। और आप मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो ग्रेफाइट हमारा होगा, जो ग्रेफाइट हमारा होगा कुछ इस तरीके से हमारा होता है। दोनों के अलग अलग क्या है, तो कहेंगे यहां पर प्रॉपर्टी होता है, लेकिन कार्बन का अपरूप है। और तीसरा हमारा क्या, तो कहेंगे इसको हम लोग यहां पर फुलरीन के नाम से जानते हैं। और याद रखना मेरे भाई, जो फुलरीन हमारा होता है ये 60 कार्बन से बना होता है, C60 कहते हैं। और इसी फुलरीन का जो दूसरा नाम होता है उसको आप याद रखिए, जो बीपीएससी पूछी है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, तो कहेंगे इसका दूसरा नाम बकी बॉल कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे, यहां पर बकी बॉल कहते हैं। क्योंकि जो फुलरीन होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आपको पता होगा। अगर हम फुलरीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर फुटबॉल के आकार का होता है। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, ये फुटबॉल के आकार का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो मेरे भाई बकी बॉल किसको कहते हैं, तो बकी बॉल कहते हैं किसको, फुलरीन को ही कहते हैं, क्योंकि ये फुटबॉल के आकार का होता है। अब हम लोग आते हैं किस पर, तो डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर आते हैं। तो मेरे भाई डायमंड कैसा होगा, तो कहेंगे हमारा कठोर होता है। ये डायमंड कैसा, तो कहेंगे हार्ड होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, तो मेरे भाई ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का होता है। ये कैसा होता है, क्रिस्टल संरचना का होता है। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं ये कैसा होगा, तो याद रखना मेरे भाई ये मुलायम होता है। और अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं ये अगर मुलायम है तो इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इस बात को ध्यान रखना, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ये होता है। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर का हमारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कैसी संरचना में होगी, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर में होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मामला है कि हम लोग हीरा की बात करते हैं और ग्रेफाइट की बात करते हैं, तो ये बात आप जान लीजिए मेरे भाई, इसका मेन कारण आपसे पूछा है क्या है। तो मेन कारण, एक तो हमारा दोनों अलग क्यों हुआ, एक में हमारा क्रिस्टल संरचना है, एक में हमारा कैसा कहेंगे यहां पर लेयर्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है। तो एक हमारा क्रिस्टल संरचना का, एक हमारा क्रिस्टल संरचना में नहीं होता है। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरी बात मेरे भाई, जो हमारा डायमंड होता है ये एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ होता है, जबकि ग्रेफाइट की बात करते हैं तो वो हमारा एक कार्बन 3 कार्बन से घिरा होता है। दो बात यहां पर सामने आ रही है, और वह दो बात कौन सा है, तो एक क्रिस्टल संरचना के हिसाब से और दूसरा मेरे भाई बॉन्डिंग के हिसाब से। इन्हीं दोनों में अंतर के कारण हम लोग क्या कहते हैं, तो एक कठोर होगा तो एक हमारा मृदु होगा, यानी कि मुलायम होगा। ये बात आपको ध्यान रखना, कठोर होगा तो क्रिस्टल संरचना के कारण, और दूसरी बात मेरे भाई अगर मृदु होगा तो याद रखना लेयर स्ट्रक्चर हमारा होता है, ये मुलायम हमारा होता है, और यहां पर बॉन्डिंग के कारण हमारा होता है। तो ये दो बात आपको ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बी, आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा थर्मिट वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो थर्मिट वेल्डिंग हमारा होता है ये कहां पर यूज की जाती है। तो वेल्डिंग का काम आप जानते होंगे, वेल्डिंग क्यों करते हैं, तो आप सिंपल जानते होंगे मेरे भाई, जो वेल्डिंग वगैरह की जाती है, वेल्डिंग क्या करता है, तो एक धातु को दूसरे धातु से जोड़ने का काम करता है। जब जोड़ने का काम करेगा तो वहां पर वेल्डिंग की जाती है। लेकिन जनरली थर्मिट वेल्डिंग का इस्तेमाल कहां होता है, तो रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, याद रखिएगा इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होता है, रेलवे ट्रैक्स को ये
क्या करता है, तो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, तो यहां पर जो वेल्डिंग वहां पर की जाती है उस वेल्डिंग को थर्मिट वेल्डिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन इस थर्मिट वेल्डिंग में थर्मिट मिक्सचर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और ये जो रिएक्शन हमारा होता है कुछ इस तरीके से होता है। यहां पर थर्मिट मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं। थर्मिट मिक्सचर में आप किसको लेते हैं, तो आप आयरन ऑक्साइड्स को यहां पर इस्तेमाल करते हैं। आप यहां पर किसको लेते हैं, तो आयरन ऑक्साइड्स लेते हैं और साथ ही साथ इसमें आप एल्युमिनियम को मिक्स करते हैं इस तरीके से। तब फिर आप गर्म करके पिघला करके क्या करते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो पता चलता है कि जो आयरन ऑक्साइड्स आपने लिया मेरे भाई, जो आयरन ऑक्साइड्स आपने लिया वो आयरन में परिवर्तित हो जाता है और आयरन ऑक्साइड्स Fe2O3 होगा। और आपने एल्युमिनियम लिया, उसके बाद आपने इसको गर्म किया। जैसे ही आप गर्म करेंगे तो एल्युमिनियम जो होता है हमारा आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्या करेगा, तो आयरन को एकदम अलग कर देगा, यहां से अलग कर देगा, आयरन को अलग कर देगा और यहां से क्या करेगा, तो एल्युमिनियम जाकर के ऑक्सीजन का साथ चिपक जाएगा और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बना लेगा, Al2O3 का निर्माण कर लेगा। तो ये अलग हो जाएगा। इसका यूज नहीं करना, तो आपको जो भरना है कहीं पर रेलवे ट्रैक्स अगर क्रैक कर गया, टूट गया, वहां खाली जगह पे भरना है तो कंप्लीट आयरन से भरना होगा। इसी को हम लोग क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई आपसे पूछा कि थर्मिट वेल्डिंग में एल्युमिनियम किसके अपचायक के रूप में काम करता है, तो एल्युमिनियम किसके अपचायक के रूप में काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है एल्युमिनियम, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम किसके अपचायक के रूप में काम करेगा, तो ये एल्युमिनियम मेरे भाई यहां पर हम सीधा कहेंगे यहां पर आयरन ऑक्साइड्स के अपचायक के रूप में काम करेगा। अपचायक का मतलब आप क्या समझते हैं मेरे भाई, एक बात ध्यान रखना, यहां अपचायक लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या होता है। अपचायक कहने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इसको हम लोग क्या जानते थे मेरे भाई, ये रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कब मिलता है, जब ऑक्सीडेशन होता है तब मिलता है। तो जाहिर सी बात आप यहां पर देख लीजिए मेरे भाई, ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा। तो आप इस एल्युमिनियम को अगर देखिएगा तो आप क्या देख रहे हैं, इस एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा, या फिर एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड्स अगर बन गया तो मेरे भाई ऑक्सीजन में क्या होता है, यहां पर वृद्धि हुआ। ऑक्सीजन में वृद्धि होगा तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गया। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। और जब ऑक्सीडेशन हो गया तो आपको ध्यान रखना, जब ऑक्सीडेशन हमारा हो गया तो जो एल्युमिनियम हमारा है, एल्युमिनियम हमारा होगा यहां पर एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। एल्युमिनियम किसके रूप में काम कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखना, ये एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हमारा काम कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड्स बना दिया, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई यहां पर एल्युमिनियम किसको अपचायक के रूप में इस्तेमाल करता है, तो आप आंसर क्या करोगे, एल्युमिनियम जो है किसको अपचायक के रूप में काम करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग सीधा आंसर क्या करेंगे, बताइए मेरे भाई, आयरन ऑक्साइड्स, कॉपर ऑक्साइड्स या आयरन ऑक्साइड्स। आयरन ऑक्साइड्स का अपचायक होगा, आयरन ऑक्साइड्स का ही अपचायक होगा। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे ये हमारा करेक्ट होगा, आयरन ऑक्साइड्स ये हो जाएगा। ये 3 पता नहीं कहां से आ गया है, लेकिन आयरन ऑक्साइड्स हमारा होना चाहिए, Fe3 होता है, आयरन ऑक्साइड्स हमारा कंप्लीट रूप से होना चाहिए, इसका अपचायक हमारा हो जाएगा। इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, आयरन ऑक्साइड्स का अपचायक के रूप में काम करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है मेरे भाई, कांटेक्ट प्रोसेस से हम किसका निर्माण करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं संपर्क विधि से हम लोग क्या बनाते हैं। तो मेरे भाई ये बात आप कई बार पढ़ चुके हैं, जब कभी भी आपके सामने आता है कि संपर्क विधि से आप क्या बनाते हैं, तो मेरे भाई संपर्क विधि से हम लोग जिसको बनाते हैं वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो संपर्क विधि द्वारा क्या करते हैं, तो कहेंगे लैब में क्या करता है, संपर्क विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो लैब में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं, तो कहेंगे यहां पर सल्फ्यूरिक जो एसिड होता है जिसको आप H2SO4 कहते हैं, इसका निर्माण किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन इस दौरान में संपर्क प्रोसेस जब हम लोग करते हैं, कांटेक्ट प्रोसेस जब हम करते हैं, तो कुछ कैटलिस्ट भी यहां पर हम यूज करते हैं। और याद रखना मेरे भाई, वो कैटलिस्ट भी कई बार पूछता है, उत्प्रेरक जो हम लोग यूज करते हैं इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहते हैं, V2O5 के रूप में कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो कैटलिस्ट तो आपको किसी भी सूरत में याद रखना ही चाहिए, आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो मेरे भाई कांटेक्ट प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, कहेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, और जिसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को, क्योंकि इसका केमिकल इंडस्ट्री में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। एक हमारा नाइट्रिक एसिड हम लोग जिसको कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहने का मतलब हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे हमारे बी करेक्ट होंगे मेरे भाई, याद रखना, आप इसमें कंफ्यूज मत करना, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, इसको हम लोग HNO3 के रूप में देखते हैं। और नाइट्रिक एसिड का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण अगर किस प्रोसेस से होता है, तो आपको बताना इसका निर्माण मेरे ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से होता है।
इसका निर्माण किससे होगा? तो याद रखना इसका निर्माण ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से होता, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस ऑस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए यहां पर मेरे भाई इस प्रोसेस से हम लोग करते हैं, लेकिन जो कैटलिस्ट यहां भी यूज करते हैं वो कैटलिस्ट आपको यूज करना है, याद रखना। यहां पर कैटलिस्ट के रूप में प्लेटिनम का चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। प्लेटिनम का चूर्ण इस्तेमाल होता है और फिर गर्म करके हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। 2-3 स्टेप में ये हमारा फॉर्मेशन होता है। तो आप सीधा कह सकते हो मेरे भाई, यहां पर आपसे पूछा क्या, तो कांटेक्ट प्रोसेस के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। लेकिन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस हमारा क्या, तो कि नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए क्या कैटलिस्ट यूज होगा वो एकदम याद रखना। इसको हम लोग वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ये हमारा क्या कहेंगे, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड से, इस बात को आप ध्यान रखना। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड्स कहता है। आगे चलते हैं, ये कहां से आ गया जी, ये कैसा कलर आ गया जी। चलो यहां पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि लैक्टिक एसिड कहां होता है, तो हम लोग जानते हैं दूध और दही में लैक्टिक एसिड होगा, तो ए का हमारा क्या मैच करेगा, तो कहेंगे ए का तो हमारा 3 मैच कर जाएगा। टार्ट्रिक एसिड इमली में होगा, तो मेरे भाई यहां पर हम सीधा कहेंगे इसके पास बी का 1 के पास आइए। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता, पालक में होता, तो कहेंगे सी का हमारा क्या होगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। और उसके बाद मेथोनिक एसिड जिसको एसिटिक एसिड कहते हैं, और जो मेथोनिक एसिड जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं, ये बिच्छू के डंक में होगा, तो ये डी का 2 हो जाएगा मेरे भाई। 3, 1, 4, 2 आपका राइट होगा। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर आपका कहां, तो बी में करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला कि चार्ल्स का नियम मेरे भाई जो होता है, आप जानते होंगे जो चार्ल्स का नियम हमारा होता है वो किसके लिए वैलिड होता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना, अगर हम चार्ल्स की अगर बात करते हैं, अगर हम चार्ल्स का अगर नियम की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना ये जो चार्ल्स का नियम हमारा होता है, इस नियम के लिए क्या कांस्टेंट होगा, कहेंगे प्रेशर हमारा कांस्टेंट होता है। और तब जाकर के हम लोग देखते हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो समानुपाती कहीं ना कहीं टेम्परेचर का होगा। तो मेरे भाई किसके बीच में संबंध बताता, ये आयतन और ताप के बीच में संबंध बताता है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा बॉयल्स लॉ भी होता है, इसी तरीके से हमारा क्या होता है, यहां पर बॉयल्स लॉ भी होता है। लेकिन बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, कहेंगे यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और ये किसके बीच में संबंध देगा, कहेंगे यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध देता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई, ये प्रेशर और वॉल्यूम में संबंध देने के लिए जाना जाता है। और ये हमारा चार्ल्स लॉ हम कहेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर में। ये कहां से आता है, कई बार डिटेल में हम आपको बता चुके हैं, अभी एकदम बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग यहां देखते हैं, किसी विलियन का पीएच मान कितना है। तो किसी विलियन का अगर पीएच मान मान लेते हैं अगर 3 है, तो मेरे भाई जाहिर सी बात है H+ का कंसंट्रेशन हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि 10 के पावर -3 होगा। आप कहिए कि नहीं कहिए, हम डायरेक्ट कहेंगे H+ का कंसंट्रेशन -3 होगा। कोई काटने वाला नहीं है मेरे भाई, आप डायरेक्ट कह सकते हैं और ये होगा तो होगा, बस ये बात ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर पीएच मान किसी का मान लेते कि यहां पर आपको कितना दे रखा, पीएच मान कहता है कि 6 अगर हो गया, तो याद रखना मेरे भाई H+ का कंसंट्रेशन हमारा क्या होगा, क्योंकि पीएच मान 3 है तो एसिडिक होगा, तो H+ का कंसंट्रेशन देखेंगे। तो यहां पर पीएच मान 6 है तो H+ का कंसंट्रेशन हमारा कितना होगा, यहां पर कहेंगे 10 के पावर -6 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं मेरे भाई, चूंकि हम लोगों को पता है डेटा, हम इसलिए ऐसा लिख रहे हैं चूंकि हम ये फार्मूला से इसको बता सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि पीएच मान कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है नेगेटिव लॉग में H+ का कंसंट्रेशन। अभी आपको प्रूव्ड करके दिखाते हैं। अगर मान लेते हैं H+ का कंसंट्रेशन हम ये रखते हैं, तो बताओ पीएच मान कितना होगा, तो कहेंगे नेगेटिव लॉग H+ का कंसंट्रेशन हम अगर ये रखते हैं, तो हम कहेंगे 10 के पावर यहां पर -3 रखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में यहां माइनस ये पावर, चूंकि लॉग में जब सॉल्व करते हैं तो ये जो पावर होता है गुना हो जाता है, तो माइनस आकर के प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। और 3 log 10, और लॉग का बेस कितना होता है 10 होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और फाइनली पीएच मान हमारा कितना, कहेंगे 3 आ जाएगा। तो अगर आपका पीएच मान अगर 3 है तो H+ का कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 के पावर -3 होगा। अगर पीएच मान 6 है तो 10 का पावर H का प्लस का कंसंट्रेशन हमारा 10 के पावर -6 होगा। तो मेरे भाई आपसे कह रहा है कि आपको इस जगह से आपको इस जगह पर आना है। जब आप इस जगह से इस जगह पर आएंगे तो आप क्या पाएंगे, डिफरेंस कितने का आप पाएंगे, तो मेरे भाई ये आपको डिफरेंस 10 के पावर -3 का डिफरेंस आपको मिलेगा। और 10/3 का डिफरेंस कहने का मतलब हमारा कितना होगा, 1/10 के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर हम इससे इसमें आते हैं, अगर इससे इसमें आते हैं, तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगी वो कितने से कम हो जाएगी मेरे भाई, तो 1/1000 से कम हो जाएगी। इस बात को आप ध्यान रखना, 1/1000 से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कहेंगे यहां पर बी हो जाएगा। अगर 1/1000 से कम क्यों होगा, चूंकि 1 डिवाइडेड बाय 1000 है, इस बात को ध्यान रखना, इसलिए कम होने की बात हो जाएगी। आगे चलते हैं।
अगला है मेरे भाई ग्रुप में क्या समान होता है। अगर किसी भी ग्रुप को उठा करके देख लीजिए, चाहे आप पहला ग्रुप से लेकर के 18वां ग्रुप में कोई भी ग्रुप में आप चल जाए, किसी भी ग्रुप की अगर बात कर लेते हैं, याद रखना उसके क्या समान होंगे। तो मेरे भाई उसके अंदर हम लोगों को पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर उसकी वैलेंसी की बात करते वो आपस में समान होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में क्या होगी तो समान होगी, इस बात को ध्यान रखना। उसके परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, उसके परमाणु द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे, लेकिन उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी भी ग्रुप का, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को उठा लीजिए, उसके सभी एलिमेंट का संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान ही होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है मिश्र धातु हमारा जो है ये एलवाई है। हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई एलवाई का मतलब है मिश्र धातु होता है, इस बात को ध्यान रखना। एलवाई कहने का मतलब क्या तो मिश्र धातु, और मिश्र धातु को जब कभी भी हम देखते हैं तो मेरे भाई याद रखना जो भी मिश्र धातु होता है वो सभी के सभी क्या है तो एक मिश्रण होता है। मिश्र धातु क्या है तो मेरे भाई ये कभी यौगिक नहीं हो सकता है। मिश्र धातु हमेशा क्या होता कहेंगे, हमेशा ये आपका मिश्रण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। मिश्र धातु हमेशा मिश्रण होता है, ये बात ध्यान रखना। और जो मिश्रण होता है वो इंप्योर सब्सटेंस कहलाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कैसा सब्सटेंस होगा तो मैंने कई बार बताया है, और ये सारी बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा इंप्योर सब्सटेंस है, और इंप्योर सब्सटेंस कहने का मतलब है ये हमारा अशुद्ध पदार्थ के रूप में हमारा होता है। इसको हम लोग अशुद्ध पदार्थ देखते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, आपको ध्यान रखना यह है कि अगर हम तत्व की बात करते हैं, तत्व का मतलब है एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट की खोज अभी तक में हुई है कितनी, 118, लेकिन 118 तत्व में किसी भी तत्व की बात कर लीजिए, वो तत्व हमारे क्या है तो वो तत्व हमारे जो होंगे ये शुद्ध, हमारा शुद्ध पदार्थ के रूप में होता है। इसको प्योर सब्सटेंस कहते हैं, आप हमेशा के लिए याद रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछता है। इसी तरीके से अगर कोई हमारे तत्व से यौगिक का निर्माण अगर होता है तो यौगिक का निर्माण असंख्य हो सकता है, बहुत सारे तत्वों से यौगिक बनते रहेगा। एक कार्बन से तो असंख्य यौगिक बन जाता, तो मेरे भाई इतने तत्व है तो उससे कितने सारे यौगिक बन जाएंगे आप सोच नहीं सकते हैं। यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं तो यहां पर कंपाउंड कहते हैं, यौगिक को हम कंपाउंड कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये भी हमारा क्या कहेंगे, ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ में आता है, इस बात को आप ध्यान रखना, हमेशा के लिए याद रखिएगा। और अगर आपको मिश्रण की अगर बात करेगा मेरे भाई तो याद रखना ये जो मिश्रण हमारा होगा ये अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आता है, इस बात को आप नहीं भूलना मेरे भाई। कभी भी अगर आ गया तो आप आसानी से कह सकते हो, ये तीनों टर्म याद रखना। यानी आप कुल मिलाकर के यहां पर देख रहे होंगे तो तत्व और यौगिक हमारा शुद्ध पदार्थ है, जबकि मिश्रण की बात करेंगे ये अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में होगा। इसीलिए हम इस जगह से आपको यहां लेकर के चले गए कि सर जो मिश्र धातु होगा, चाहे जितनी भी मिश्र धातुएं होगी वो सभी के सभी मिश्र धातु मिश्रण होगी, अगर वो मिश्रण होगा तो वो अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई जब कभी भी मिश्र धातु हमारा बनता है, ये मिश्र धातु जब कभी भी हमारा बनेगा तो जो मिश्र धातु हमारा होता है ये समांगी मिश्रण बनाता है, इस बात को आप ध्यान। मिश्रण तो बनाएगा लेकिन ये कैसा, विसमांगी की समांगी। तो आप कहेंगे सर मिश्र धातु हमेशा, ये हमेशा लिख भी देते हैं हम आपको यहां पर, मिश्र धातु हमेशा समांगी मिश्रण ही बनाता है, मिश्र धातु हमेशा समांगी मिश्रण ही बनाता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में याद रखना है मेरे भाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए कि हम ब्रास की बात कर लेते हैं, तो ब्रास किसका किसका मिश्रण है, तो आप कहेंगे सर ब्रास जो है ये कॉपर और यहां पर जिंक का मिश्रण है, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। अगर हम यहां पर ब्रॉन्ज की बात कर लेते हैं, या जो हमारा ब्रॉन्ज है, अगर ब्रॉन्ज की बात करेंगे तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, ये बात आप जानते होंगे। ये दोनों क्या है तो मिश्र धातु है, मिश्र धातु है, मिश्रण हमारा इन दोनों का मिश्रण है, ये मिश्र धातु है। ये समांगी मिश्रण क्यों कहा जाता है, समांगी मिश्रण कहने का मतलब मेरे भाई आप पीतल का बर्तन खरीद के लाते हैं, आप ब्रास खरीद के लाते हैं, तो कहीं ऐसा आपको लगता है कि जिंक अलग है कॉपर अलग है, कहीं ऐसा लगता है कि आप ब्रॉन्ज खरीद के लाते हैं तो कॉपर अलग है टीन अलग है, ऐसा कहीं लगता है क्या, एकदम बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपको लगता है कि पूरा का पूरा कॉपर, पूरा का पूरा हर जगह एक जैसा ही नजर आता है। जब हर एक जगह एक जैसा ही नजर आता है तो उसको समांगी मिश्रण कहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया है, वो पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। तो मेरे पास जितने भी मिश्र धातु होंगे वो समांगी मिश्रण ही होंगे। और मिश्र धातु अगर मिश्रण होगा, याद रखना मिश्रण हमेशा क्या कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में होता है। तो आप यहां कह दीजिए मेरे पास, सीधी सी बात है, अगर कोई एलवाई हमारा मिश्र धातु होगा तो वो एक समांगी मिश्रण होगा। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर करके आप निकल लीजिएगा, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। मिश्र धातु कभी एलवाई नहीं हो सकता, यौगिक नहीं हो सकता है। मिश्र धातु कभी यौगिक नहीं होगा, यौगिक होने के लिए मेरे भाई बॉन्ड बन जाता है, लेकिन यहां बॉन्ड बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है ये यौगिक। और अगर ये समांगी मिश्रण हो, विसमांगी हो ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखना। विसमांगी अगर होता तो पता चलता कॉपर कुछ और है, जिंक कुछ और है, आपको अलग अलग दिखता। अगर चलते हैं अगला हमारा देखा कि मेरे भाई यहां पर फंक्शनल
अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, ये फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड का होता है, कई बार बता चुके हैं। तो ये किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कहेंगे एल्डिहाइड का। एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर करिए। अल्कोहल का OH होता है, तो कीटोन के लिए हम लोग C+O करते हैं, याद रखिएगा। ये सब फंक्शनल ग्रुप हमारा होता है। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको कहते हैं, तो रसायनों का राजा जिसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रॉल कहा जाता है। H2SO4 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में होता है, और ये वो एसिड है मेरे भाई जो पानी में पूरी तरह से साइनाइड हो जाता है, क्योंकि वह एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल इसको हम लोग कहते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ अगर होता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, जो न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होता है उसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। पॉजिट्रॉन किसको कहते हैं, तो मेरे एंटी इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। एंटी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, एंटी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज अगर माइनस होगा तो याद रखना पॉजिट्रॉन पर चार्ज प्लस होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर कोई आपसे पूछ लेता कि बताओ पॉजिट्रॉन पर कैसा आवेश होगा, तो मेरे भाई ये पॉजिटिवली चार्ज होता। अभी मैं कह देना चाहता हूं ये कैसा होगा, तो आप सीधा समझेंगे। इस पर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन पर अगर कोई आपसे चार्ज पूछता है वो कैसा होगा, तो आप सीधा कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज पूछेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ये कैसा होगा, तो कहेंगे ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होगा तो एंटी का मतलब उल्टा होता है। इसका मतलब एंटी इलेक्ट्रॉन किसको, पॉजिट्रॉन को कहते हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, आपको कई बार पूछ लेता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो हमारे किस अंगक में, किस ऑर्गेनेल्स के द्वारा होता है, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहां जो ऑप्शन दे रखा है उसके हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। तो ऑप्शन दिख रहा होगा, एक एक बच्चा जानता है कि राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यही प्रोटीन का संश्लेषण करता है, यही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यही प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम की बात करते हैं। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा होता है, इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम होता है, तो वो अपने क्या करता है, तो वहां पर निर्माण कर लेता है। और ध्यान रखना मेरे भाई कि राइबोसोम की अगर हम बात करते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करेगा, और ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों पर देखने को मिलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो श्वसन की क्रिया होती है, उसको हम लोग इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार उसके बारे में डिटेल में हम आपको चर्चा कर चुके हैं। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मेरे भाई। एक ये रिलेशन हमारा होता है बायोलॉजी में, और उसको कहते हैं बोहर इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये बोहर इफेक्ट हमारा क्या होता है, ये बात आपको जानना है। बोहर इफेक्ट हमारा क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए हमारा कम हो जाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। और हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होगी वो किसके लिए, तो कहेंगे हीमोग्लोबिन की एफिनिटी मेरे भाई किसके लिए, तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए यहां पर ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। अगर ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है, अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए अगर हमारा कम हो जाता है, तो मेरे भाई इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब आप क्या समझ, एफिनिटी का मतलब एक दूसरे को आकर्षित करना। हम सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड पिगमेंट के रूप से जाना जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड में क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करने का काम करेगा। लेकिन मेरे भाई अगर यहां पर बात करता है बोहर इफेक्ट की बात करते हैं, तो बायोलॉजी में ये बोहर इफेक्ट कहता है कि हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ काफी वीक हो जाता है, काफी कम हो जाता है, और बाद में पता चलता है कि ऑक्सीजन बाहर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह गया। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, यहां पर हम लोग सीधा कहेंगे कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधन क्षमता पर पीएच तथा CO2 का प्रभाव हमारा होता है। और इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाइएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में याद रखना बोहर इफेक्ट में ऑक्सीजन बाहर आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, क्योंकि एफिनिटी किसी का ज्यादा तो किसी का कम होगा। अगर ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हुई है तो कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी ज्यादा होगी, उसी कारण से ऐसा होता है। आगे चलते मेरे भाई, अगला हमारा ECG हमारा जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट जो हमारा होता है, ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के लिए होता है। और हार्ट में क्या होता है, हार्ट हमारा हमेशा चलते रहता है, तो उसी में क्या होता है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है इस तरह का प्रोसेस आता है जिसको PQRST इस तरह से हम लोग देखते हैं। तो उसी में QRX एक कॉम्प्लेक्स हमारा होता है, और QRX कॉम्प्लेक्स को याद कर लीजिएगा। QRX कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या बनता है, तो मेरे भाई हम कहते हैं यहीं पर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे डीपोलराइजेशन हमारा हो जाता है किसका, विध्रुवण हो जाता है किसका, तो नीले का, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हमारा कहां पे होगा, तो याद रखना मेरे भाई ये QRS में होगा। लेकिन अगर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन की अगर बात करता तो ये कहां पर होगा, तो याद रखना उसमें क्या, तो उसमें एक सेगमेंट होगा जिसको T कहते हैं। और यहां पर एट्रियल डिपोलराइजेशन कहां होगा, तो याद रखना मेरे भाई ये P में होता है। और ये कहां पर होता है, QRS के दौरान हमारा होता है। ये ग्राफिकली इस चीज को बताया गया है, ये थोड़ा आपके काम का नहीं है, बस आप जानने के लिए इतना जान लीजिए।
आगे चलते हैं, हम लोग C4 प्लांट की बात करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक हमारा C3 प्लांट होता है, एक हमारा C3 प्लांट होता है और एक हमारा C4 प्लांट होता है। C3 प्लांट में आप देखते हैं तो मेरे भाई गेहूं आता है, इसके अंदर हमारा गेहूं आता है, या फिर आप क्या कहेंगे, तो गेहूं हो गया तो आप कहेंगे धान वगैरह आ जाता है, इसको आप राइस कह दीजिए, चावल कह दीजिए। धान हो गया, चावल की अगर बात कर लेते हैं, गेहूं हो गया, चावल हो गया, इन सब में हमारा आता है। या फिर हम पोटैटो, यानी कहने का मतलब हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर आलू वगैरह की हम बात करते हैं, इसको हम लोग कौन से प्लांट कहते हैं, C3 प्लांट कहते हैं। C4 प्लांट की अगर बात करते हैं तो C4 प्लांट हम किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये भी कई बार पूछता है। C4 प्लांट के अंतर्गत याद रखना मक्का आता है, इसको मेज कहते हैं। मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब आता है। मक्का और गन्ना वगैरह भी हमारा इसी में आता है। C4 प्लांट के अंदर गन्ना आता है। अब यहां पर पूछा है कि C4 प्लांट, यानी इसकी बात कर रहा है, C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण का पहला स्थिर उत्पाद क्या बनेगा, तो ये आपको बताना है। तो मेरे भाई दोनों के लिए मैं लिख देता हूं कि इसमें हमारा पहला जो हमारा इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो कौन होगा। इसमें अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं वो कौन सा होगा, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के रूप में अगर आप किसी को देखना चाहते हैं तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये 3 कार्बन वाला हमारा होगा। चूंकि हमारा C3 है तो 3 कार्बन का होगा, ये C4 है तो 4 कार्बन का हमारा होगा। ये बात तो आपको पहले से जानना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं लिख देना चाहता हूं कि इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो 3 कार्बन कंपाउंड का होगा। ये कितने कार्बन कंपाउंड, चूंकि 3 कार्बन C3 है तो 3 कार्बन कंपाउंड तो होगा ही, इस बात को याद रखिएगा। ये 3 कार्बन कंपाउंड की हम बात करते हैं, ये कितने कार्बन कंपाउंड का, कहेंगे यहां पर 3 कार्बन कंपाउंड का हमारा होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे, 3 कार्बन कंपाउंड के साथ साथ आपको ध्यान रखना है इसमें हम लोग को कौन सा, कहेंगे यहां पर कौन सा एसिड बनेगा, तो कहेंगे फॉस्फोग्लिडिक एसिड की बात करते हैं। यानी इसमें आपको दे रखा है, क्या नहीं दे रखा, हाँ दे रखा है। तो आप कहेंगे यहां पर हमारा क्या होता, कहेंगे यहां पर फॉस्फो, ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ये हमारा फॉस्फोग्लाइसरेट, ये एसिड हमारा यहां पर बनता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन यहां पर C4 प्लांट में अगर देखिए तो हमारा कितने कार्बन कंपाउंड के, 4 कार्बन कंपाउंड हमारा होगा, इस बात को आप ध्यान रखना। यहां पर कितने कार्बन कंपाउंड के, 4 कार्बन कंपाउंड हमारा बनता है। यहां पर 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्जिलो एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, OAA के नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हमारा ऑक्जिलो एसिटिक एसिड की बात करते हैं, एसिटिक एसिड की बात करते हैं, इस बात को आप ध्यान। ऑक्जिलो एसिटिक एसिड की हम बात करते हैं, और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो OAA से हम दिखाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो एक C3 प्लांट है, एक हमारा C4 प्लांट है, इस बात को आप ध्यान रखना मेरे भाई। तो एक आपका C3 प्लांट और दूसरा आपका कौन सा, कहेंगे यहां पर C4 प्लांट है। दोनों में ये बात याद रखना, कितने कार्बन कंपाउंड का बना। तो अगर आपसे C4 पूछा है तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला में से कोई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी आप टिक आउट करिए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे मेरे भाई अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि एड्रिनल ग्रंथि की हम बात करते हैं। अगर हम लोग यहां पर एड्रिनल ग्लैंड्स की हम बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स हमारा होता है वो कहां होता है। तो एक बात याद रखना मेरे भाई, एड्रिनल ग्लैंड्स कहां होता है, तो याद रखना ये किडनी के टॉप पर पाया जाता है। ये बात आप सभी लोग जानते हैं। जो हमारा किडनी, लेफ्ट और राइट साइड किडनी होता है उसके टॉप पर, ऊपर पे रखा होता है। तो ये किडनी के टॉप पोजीशन पर हमारा होता है। किडनी के टॉप पोजीशन की हम बात करते हैं, किडनी के टॉप पोजीशन पर होता है, इस बात को ध्यान रखना। पर होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। और मेरे भाई ये किस हार्मोन का सिक्रेशन करता है, तो आपको ध्यान रखना है इससे एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। एड्रेनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इस बात को ध्यान रखना। यही हमारे ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड जो होता है मेरे भाई, इसमें अलग अलग क्या होता है, लेयर होता है। तो इसमें एक लेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो कॉर्टेक्स हम लोग कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और दूसरा हमारा मेडुला के रूप में हमारा होता है। इसमें कितनी परतें होती है इस ग्लैंड में, तो एक तो हमारा कॉर्टेक्स होता है, एक तो हमारा परत कॉर्टेक्स का होता है, और दूसरी परत जो होती है वो मेडुला की होती है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई मेडुला का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, याद रखना। मेडुला के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, ये पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो याद रखना, ये कई बार पूछता है, यहां पर पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है, पिरामिड की संरचना होती है। तो एक कॉर्टेक्स होता है, दूसरा हमारा मेडुला का ये होता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा कि जो एड्रिनल ग्लैंड हमारा होता है उसका जो कॉर्टेक्स भाग होता है, तो कॉर्टेक्स भाग मेरे भाई अगर हम मेडुला की देखते हैं तो मेडुला हमारा 80% में मेडुला का भाग होता है, और कॉर्टेक्स का भाग हमारा 20% ही होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग है ना, इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे भाई कॉर्टेक्स हार्मोन
हार्मोन से जो हमारा हार्मोन सिक्रेट करता है उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो कॉर्टिको, ध्यान रखिए, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन है। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की अगर हम बात करते हैं तो इसी हार्मोन का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी हार्मोन का सिक्रेशन, तो आपसे पूछा गया कि यहां से किस हार्मोन का सिक्रेशन होगा, तो आप एक लाइन में सीधा कहिएगा मेरे भाई, यहां से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन होगा। देख करके ही, नाम पर करके ही लगता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारा हार्मोन हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे भाई। एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली किस हार्मोन के अतिस्रावन से होता है? एक्रोमेगेली क्या है? तो एक डिजीज है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। एक्रोमेगेली में क्या होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर एक्रोमेगेली की बात करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि एक्रोमेगेली हमारा कब ये डिजीज आता है? जब आपके शरीर में हार्मोन का सिक्रेशन, कौन से हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगता है मेरे भाई। शरीर के अंदर क्या होता है कहेंगे एक्रोमेगेली, क्या तो ये डिजीज है, इस बात को ध्यान रखना। और शरीर से क्या होता है कहेंगे, शरीर से ग्रोथ हार्मोन की अगर हम बात करते हैं, या फिर शरीर नहीं कहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड आप कहिए तो ज्यादा सही रहेगा, पीयूष ग्रंथि से वो सिक्रेट करता है। पीयूष ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि से हमारा कौन सा हार्मोन? तो कहेंगे यहां पर पीयूष ग्रंथि से हमारा ग्रोथ हार्मोन की हम बात करते हैं। यहां पर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन अधिक होने लगता है। ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन, हमारा ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाने के कारण होता है, इस बात को ज्यादा हो जाने के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ज्यादा हो जाने के कारण होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। और ऐसी बीमारी में होता क्या है तो आपको ध्यान रखना, ऐसा किसी को डिजीज अगर होगा तो उसके हाथ पैर जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं मेरे भाई। हाथ की बात करते हैं, पैर की बात करते हैं, तो हाथ पैर कैसे हो जाएंगे? उसके लंबे हो जाते हैं। हाथ पैर लंबे हो जाएंगे, लेकिन शरीर जो है उसके हाइट नहीं बढ़ती, उसका शरीर का हाइट नहीं बढ़ता है। शरीर की जो हाइट होगी, शरीर की जो हाइट होगी वो नहीं बढ़ती, इस बात को ध्यान रखना। शरीर की हाइट नहीं बढ़ती है, शरीर की हाइट नहीं बढ़ती, इस बात को ध्यान रखना। बढ़ती क्या है तो कहेंगे उसके पेट वगैरह लंबा हो जाएगा, गला लंबा हो जाएगा, हाथ लंबा हो जाएगा, हाथ पैर लंबा हो जाएगा, और हाथ पैर वगैरह में सूजन आ जाता है। इसी को एक्रोमेगेली हम लोग डिजीज के नाम से जानते हैं। और इसी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट कर जाता है तब हमारा होता है। एक तो ड्वार्फिज्म होता है, गिगेनेटिज्म होता है। ड्वार्फिज्म दूसरा चीज होता है, गिगेनेटिज्म हमारा दूसरा चीज। ग्रोथ हार्मोन के ज्यादा और कम सिक्रेशन से ही हमारा उस तरीके से होता है। लेकिन ये एक्रोमेगेली डिजीज है जिसमें हमारा हाथ पैर सिर्फ लंबा होता है, उसमें शरीर लंबा हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जिसको गिगेनेटिज्म कहते हैं, शरीर लंबा होता है। और ड्वार्फिज्म में हमारा क्या होता है कहेंगे हमारा बौना आदमी हो जाता है। तो वो भी ध्यान रख लीजिए, आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। ऐसा हम लिख देते हैं, ग्रोथ हार्मोन की बात कर लेते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट करेगा तो क्या होगा? अगर ये ज्यादा सिक्रेट करेगा तो आदमी क्या हो जाता है कहेंगे, यहां पर हमारा आदमी कहेंगे लंबा हो जाता है। गिगेनेटिज्म की अगर हम बात करें तो गिगेनेटिज्म कहा जाता है। और ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेट करेगा तो ऐसी परिस्थिति में ड्वार्फिज्म कहते हैं, और आदमी बौना हो जाता है। यहां आदमी लंबा होगा, यहां आदमी बौना होगा। लेकिन हाथ पैर लंबे होंगे, शरीर हाइट नहीं बढ़ेगी, तो ऐसे केस में एक्रोमेगेली कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई यहां पर किस हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाने के कारण होता है? अतिस्रावन का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्सेस सिक्रेट कर जाएगा। तो बताइए कौन सा हार्मोन एक्सेस सिक्रेट करने की वजह से होगा? क्योंकि यहां पर ग्रोथ हार्मोन, जिसको जीएच हार्मोन कह रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा कि मॉस और फर्न की बात करते हैं। प्रजनन जो हमारा होता है वो किसके द्वारा होता है? सबसे पहले तो मेरे भाई मॉस और फर्न हमारा होता क्या है तो ये आपको जानना पड़ेगा। मॉस हमारा क्या तो कहेंगे यहां पर हमारा ब्रायोफाइट्स है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या तो कहेंगे हमारा ब्रायोफाइट्स है, ये हमारा ब्रायोफाइट्स है। और अगर हम फर्न की बात करते हैं, मर्सिलिया की फर्न की बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखना फर्न और मर्सिलिया की अगर बात करते हैं, ये फर्न हमारा टेरिडोफाइट्स होता है। ये फर्न हमारा क्या कहेंगे हमारा यहां पर टेरिडोफाइट्स है, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो ये बिना फूल वाला पौधा हमारा होता है। ये कैसा पौधा कहेंगे? ये हमारा बिना फूल वाला पौधा है, इस बात को ध्यान रखना। और जितने भी बिना फूल वाला पौधा हमारा होता है, जितने भी बिना फूल वाला पौधा होता है, जितने भी बिना फूल वाला पौधा हमारा होता है, इन सभी बिना फूल वाले पौधे में आपको एक लाइन में याद रखना मेरे भाई, यहां जो रिप्रोडक्शन होगा, इन बिना फूल वाले पौधे में जो प्रजनन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। वो किससे होगा तो कहेंगे यहां पर स्पोर फॉर्मेशन से होता है, इस बात को ध्यान रखना। और स्पोर फॉर्मेशन को हम लोग बीजाणु गठन के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको क्या कहेंगे तो इसको हम लोग यहां पर बीजाणु गठन कहते हैं, एक लाइन में आप जान लीजिए मेरे भाई। तो बिना फूल वाला पौधा हमारा सिर्फ ब्रायोफाइट्स नहीं है, हमारे टेरिडोफाइट्स सिर्फ नहीं है, थैलोफाइट्स भी हमारे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर हमारा सवाल कवक आता है तो इसमें थैलोफाइटा को भी आप ले लीजिए, तो थैलोफाइट्स भी हमारे होंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई। तो यहां पर आपसे बोला गया कि मॉस और फर्न में प्रजनन किसके द्वारा होगा, तो आप कहेंगे सर बीजाणु के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन से होगा। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। बडिंग कहां पर होता है आपको बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि बडिंग जो मुकुलन होता है वो कहां होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बताइए कि परिपक्व भ्रूण कोष की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो परिपक्व यहां पर मैच्योर जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसकी बात कही जा रही है। तो मेरे भाई मैच्योर एम्ब्रियो सैक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक की बात कर रहा है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और कहता है कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक में सेल बताइए कितने होंगे, यानी कि इसमें आपको बताना कि सेल की संख्या कितनी होगी। साथ ही साथ इसमें आपसे पूछ लिया मेरे भाई केंद्रक की संख्या कितनी होगी, यानी इसमें न्यूक्लियस कितने होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना सेल की जो संख्या होगी वो 8 होगी और केंद्रक की संख्या कितनी होगी तो 7 होगी, ये याद रखना। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या, तो यहां पर 8 और 7 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक जो हमारा होता है मेरे भाई ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जो हमारा होता है ये तकनीक हमारा फोरेंसिक साइंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, आदमी का पहचान करने के लिए करते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और ये किसने विकसित किया था, ये आपको एलेक जेफरी ने इसका खोज किया था। इसका खोज किसने किया था मेरे भाई, एलेक जेफरी ने खोज किया था, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। हरगोविंद खुराना ने किसका खोज किया था, बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे, मैं लिख करके आपको दे देता हूं। हरगोविंद खुराना की अगर बात करते हैं इन्होंने जेनेटिक कोड का खोज किया था मेरे भाई। इन्होंने क्या किया था तो आपको ध्यान रखना, इन्होंने जेनेटिक कोड का खोज किया था, इस बात को ध्यान रखना। जेनेटिक कोड का जो खोज किया था, जेनेटिक कोड का खोज किया था और शायद इनको नोबेल प्राइज भी हमको दिया, नोबेल प्राइज भी शायद इनको दिया गया था। और ये नोबेल प्राइज कब दिया गया था तो 1968 की बात है। 1968 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था और हरगोविंद खुराना को दिया गया था, जेनेटिक कोड के खोज के लिए दिया गया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। वैसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो डेवलप किया गया था एलेक जेफरी के द्वारा किया था, इसको आप ध्यान रखेंगे। और वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की संरचना के बारे में बताया था कि हेलिक्स होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा तो मेरे भाई क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है तो 46 नहीं रहता है, नॉर्मल आदमी नहीं रहता है, ये एबनॉर्मल हो जाता है और इसमें 45 को क्रोमोसोम होता है। और 45 को क्रोमोसोम में आप कहेंगे कि हमारा कैसा होगा तो कहेंगे 44 तो हमारा ऐसा होगा और इसमें क्या होगा तो एक एक्स हमारा रह जाता है। तो आपको ध्यान रखना इसमें एक्स एक्स वाई है, 3 नहीं होगा, ये यहां पर एक एक्स है, वो तो ऐसे सटा दिया गया है तो एक एक्स होगा, तो यही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कहता है मेरे भाई मानव गर्भावस्था के दौरान भ्रूण से पोषण प्रदान करना, तो मेरे भाई भ्रूण को पोषण अगर मिलता है तो वो किससे मिलता है, तो भ्रूण को अगर पोषण मिलता है तो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है, इस बात को ध्यान रखना। प्लेसेंटा को अपरा कहते हैं या प्लेसेंटा को नाभि जो होता है उसी को कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसी से मां के गर्भ में जब शिशु होता है तो उनको जो पोषण मिलता है इसी से मिलता है, और जो सीक्रेट करता है या फिर हम कह सकते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ होता है इसी से बाहर भी निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अगर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह निकलता है और उनको पोषण वगैरह मिलता है, ऑक्सीजन अगर लेता है तो वो प्लेसेंटा के माध्यम से लेता है, इस बात को आप ध्यान रखना। कॉर्पस लुटियम कहां होता है मेरे भाई, ओवरी में होता है कॉर्पस लुटियम, और इसी कॉर्पस लुटियम से क्या सीक्रेट करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, पौधे में शीर्ष प्रभाविता के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है मेरे भाई, पौधे में शीर्ष प्रभाविता का जो हमारा है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस की अगर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है पौधे में शीर्ष भाग में अगर वृद्धि होगी तो वो पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि होने का मतलब ऑक्सीजन हार्मोन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ऑक्सीजन हमारा रेस्पॉन्सिबल होगा, इस बात को ध्यान रखना। और या तो पौधे के आप कहेंगे यहां पर शीर्ष की बात आप ऐसे कह सकते हैं मेरे भाई, जो तना का शीर्ष भाग हो या जड़ का जो शीर्ष भाग हो उसके लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। एब्सिसिक एसिड तो पतझड़ करा देता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। जिब्रेलिन तना को लंबा करता है और ये शीर्ष भाग में वृद्धि करने का काम करता है, ध्यान रखेंगे। माइकोराजा मेरे भाई यहां पर समझिए, माइकोराजा हमारा क्या है, अगर हम यहां पर माइकोराजा की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये माइकोराजा की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई इसका स्पेलिंग होता है MYCC, ऐसे हम लोग लिखते हैं इसको, माइको MYCO, माइकोराजा ऐसे ही लिखा जाता है, ये माइकोराजा हमारा होता है। लेकिन ये क्या है तो एक प्रकार का कवक है, ये क्या है मेरे भाई तो ये एक प्रकार का कवक है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्या तो एक प्रकार का हमारा यहां पर कवक है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। ये अगर कवक है तो ये क्या करता है, ये जो प्लांट वगैरह होता है उस प्लांट के जड़ में ये पाया जाता है। ये कहां पर तो ये प्लांट के जड़ में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये जो प्लांट होता है ये प्लांट की जड़ में पाया जाता है, प्लांट के जड़ में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कहां तो प्लांट के जड़ में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब अगर ये प्लांट के जड़ में पाया जाता है तो प्लांट और माइकोराजा के बीच में संबंध होता है। तो आप एक बात जान लीजिए मेरे भाई कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं और प्लांट और माइकोराजा के बीच में जो संबंध है वो क्या है उसको आप जान लीजिए। इसके बीच में जो हमारा संबंध है, अगर माइकोराजा की अगर हम बात करते हैं, इसके बीच में जो यहां पर संबंध है वो कैसा संबंध है तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। ऐसे में कैसा संबंध है कहेंगे सहजीवी संबंध है, इस बात को ध्यान रखना।
रखना। यहां पर सहजीवी संबंधों का हम लोग इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं, इस बात को मेरे भाई नहीं भूलना है। और सिम्बायोटिक रिलेशन बोल दे या फिर इसी को म्यूचुअलिज्म बोल दे, ये भी आपका चलेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर सिम्बायोटिक रिलेशन में तो दोनों को फायदा होता है, बिल्कुल फायदा होता है मेरे भाई। ये माइकोराजा क्या करता है, तो माइकोराजा क्या करता है, जल वगैरह अवशोषित करके प्लांट को देता है और प्लांट के जड़ में होता है और प्लांट के जड़ को सुरक्षा प्रदान करता है, तो इससे प्लांट को फायदा हो जाता है। अब ये प्लांट क्या करेगा, भोजन बनाएगा और कार्बोहाइड्रेट के रूप में फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएगा और इस कवक को खाने देगा। चूंकि कवक अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, इसको खाना मिल जाएगा, तो मेरे भाई दोनों को फायदा होगा। जब दोनों को फायदा होता है तो ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। तो आप सीधा कहेंगे मेरे भाई ये किसके किसके बीच में संबंध बताता है, तो आप सीधा कहेंगे कवक और उच्च पौधा की जो जड़ होगी इनके बीच में यह संबंध को बताता है। और कैसा संबंध कहेंगे, सहजीवी संबंध है, याद रखिएगा। वैसे शैवाल और कवक के बीच में सहजीवी संबंध यहां भी होता है, लेकिन यहां जो सहजीवी संबंध हमारा शैवाल और कवक के बीच में होता है, याद रखना मेरे भाई, ये लाइकेन के लिए हमारा होता है। शैवाल यहां पर भोजन बनाता, कवक रहने का जगह देता है, तो दोनों को बेनिफिट हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। बैक्टीरिया और फलीदार पौधे जो हमारे होते हैं, तो बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं यहां पर कौन सा बैक्टीरिया, तो याद रखना राइजोबियम बैक्टीरिया। और फलीदार पौधे जो कि हमारा दलहनी फसल होते हैं उनके जड़ में होता है। तो दलहनी फसल क्या करता है, तो उनको बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके फलीदार पौधे को क्या करता है, उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, इसको फायदा हो जाता है। और जो फलीदार पौधे के जड़ में ये नीचे में रहता है तो उसको रहने का जगह मिल जाता है, तो ये भी हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन है मेरे भाई। ये भी सिम्बायोटिक रिलेशन है, ये भी सहजीवी संबंध दोनों के बीच में है। यहां भी दोनों के बीच में सहजीवी संबंध है, यहां भी दोनों के बीच में संबंधी सहजीवी संबंध है। लेकिन आपको माइकोराजा की बात कर रहा था, तो माइकोराजा एक प्रकार का कवक है और पौधे के जड़ में, ये प्लांट के जड़ में पाया जाता है, तो हम कहेंगे कवक और उच्च पौधे के जड़ में हमारा क्या होता है, संबंध है और एक सहजीवी संबंध होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। डीपीटी का टीका मेरे भाई जो लगता है, इसको ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि डीपीटी का टीका कहने का मतलब डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस के लिए लगता है, इस बात को ध्यान रखना मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और हमारा कौन का टेटनस की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग मेरे भाई जी जान लगा करके मेहनत कीजिए। आने वाली जो वैकेंसी है उसमें एक सीट आपका होना चाहिए, बस हम इसी उम्मीद के साथ आपको देखना चाहते हैं।